हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1283 फिर से निकल गया। करण ने तो अपनी राय उन सबको सुना दी। सुंदर वन जंगल बहुत बड़ा था। उनमें से कई सारे दुश्मन उस जगह रहते थे। उन्हें खत्म करके उनकी जगह को अपने कब्जे में करना कोई गलत सुझाव नहीं था उसके हिसाब से। अभी शंकर ने टॉपिक को बदलने की कोशिश की। वरना इस गुंडे की बातें सुनकर कोई यकीन नहीं करेगा ये करिश्मा का प्रेमी है, बल्कि यह तो गुंडा ज्यादा लगता है। जब तक हमको जगह नहीं मिल जाती, क्या आप हमें अपने दल में आसरा दे सकते हैं? सालिबा ने बताया, आपने अपना दल स्थापित किया है। कुछ समय के लिए उस जगह रहने को मिल जाता तो आपका हमारे ऊपर एक और एहसान हो जाता। तुम सब मेरे दल में रहोगे। करण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये लोग कम से कम 1000 तो थे ही, ऊपर से 80 साल से भूखे। इन सब का खर्चा उठाते उठाते तो करण की कमर टूट जाएगी। उसके दल में इतने लोग नहीं थे जितने यह आने की बात कर रहे थे। अगर यह आए तो एक न एक दिन करण को रास्ते पर भेलपुरी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति तो ये लोग डकार जाएंगे। करण इसके लिए साफ करना वाला था, पर सालिबा को देख वह झिझक उठा। वह उसे बड़ी आशा से देख रहा था। सिर्फ वही नहीं, बाकी सब बस करण के भरोसे थे। उसने अगर मना किया तब वह सब बड़ा सफर करने वाले थे। ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, और दल में काम करवाना पड़ेगा जब तक रहोगे। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप हम पर भरोसा कीजिए। हम आपको और आपके लोगों को तकलीफ भी नहीं देंगे, और जब हमें जगह मिल जाएगी हम उस जगह से चले जाएंगे। अभी शंकर को करण की परिस्थिति समझ आ रही थी। 4-5 लोगों का पेट पालना आसान था, मगर हजारों की भूख मिटाना, उन्हें आसरा देना, ये सब करना बहुत मुश्किल था। जबकि देवांश दल बस कुछ ही महीनों में बना हो। अभी शंकर ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, आप सच में महान व्यक्ति है सीनियर, अब समझ आ रहा है। सीनियर, करिश्मा आपसे इतना प्रेम क्यों करती है? उसने मेरे बारे में कुछ कहा था। करण जिज्ञासु हो गया। करिश्मा की बात सुनने के लिए तो वह हजारों क्या पूरी दुनिया को पालने के लिए तैयार था। अभी शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह हमेशा कहती रहती थी, आप बहुत भोले हैं, पर उतने ही प्यारे भी। जब वह आपके बारे में कुछ कहती थी, मैंने उनकी आंखों में सच्चा प्रेम देखा था। करण की आंखें खुशी से नम हो गई। उन्हें साफ करके बोला, अब हमें चलना चाहिए, देरी हो रही है। अभी शंकर और बाकियों ने हामी भरी। इस पहाड़ के बाहर तुलिका और बाकी सब करण के आने का इंतजार कर रहे थे। उसे अंदर गए काफी समय बीत गया था। उनको उसके लिए चिंता होने लगी। मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए, उसे किसी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ गया। शबाना उस पहाड़ में जाने के लिए बढ़ी। तुलिका ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। शबाना ने उसे पलटकर देखा। तुम उस जगह नहीं जाओगी, तुम बहुत कमजोर हो, मैं जाती हूँ। तुम यही रहकर इंतजार करना सीखो। तुलिका ने उसका हाथ झटक दिया। शबाना को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। एक नौकरानी होकर जबान में ज्यादा धार नहीं है तुम्हारी। अपनी हर में रहो, नौकरानी हो नौकरानी रहो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे नौकरानी कह रही हो, अपने कान के कीड़े झाड़कर सुनो। मित्तल परिवार की कोर सदस्य हूँ। तुम्हारे दल से ज्यादा ताकतवर है मेरा परिवार। इसीलिए तुम अपनी हद में रहो और गुरु से नजदीकियां बढ़ाना बंद करो। तुलिका लगभग उसके मुंह पर आकर खड़ी हो गई। जब से शबाना उन लोगों से जुड़ी थी, करण का सारा ध्यान यह अपनी तरफ कर लेती थी। तुलिका को ऐसा लगने लगता था मानो वह कोई बैकग्राउंड में रखी हुई चीज हो, जिसका दिखना अच्छा है पर जरूरी नहीं। शबाना के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। मित्तल परिवार फ्रॉड परिवार, उत्तरी हिस्से से चोरी करके भागा था। दुम दबाकर तो अपनी अकड़ उनको दिखाना, जिन्हें दिखा सकने की तुम्हारे पास इज्जत हो। शबाना ने उसके सीने पर हाथ रख के पीछे किया, मानो कह रही हो, मेरे से दूरी बनाओ रखो, वरना हालात तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। मैं एक असितने तिलिस्मी कारीगर बनने वाली हूँ। दुनिया के सबसे इज्जतदार प्रोफेशन का हिस्सा हूँ। तो इज्जत की बात तुम मुझसे करना भी मत। अच्छा, तुम्हें इस बात का घमंड है? असिस्टेंट तिलिस्मी कारीगर बनी भी नहीं, फिर भी उस प्रोफेशन का हिस्सा बताती हो खुद को। शबाना ने कलाई घुमाई और एक टोकन अपने सीने पर लगा लिया। मैं हाल ही में रैंक 6 की पिल मास्टर बनी हूँ। रैंक 6 का मतलब समझती हो? पिल मास्टर हूँ, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। और तुम कुछ भी नहीं हो, असिस्टेंट भी नहीं, नौकरानी। शबाना ने उसका मजाक बनाया। शबाना पहले सिर्फ रैंक 5 की पिल मास्टर थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह रैंक 6 तक पहुंच ही गई। बेशक वह लो लेवल की पिल बना पा रही हो, पर रैंक 6 की छवि उसके साथ जुड़ चुकी थी। तुलिका को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह खुद पर अंकुश नहीं रख पा रही थी। उतावलनेपन में वह शबाना से कुछ उल्टा कहती। चंद्रिका बोली, कट लीडर गुरु आ गए। ये सुनकर उन दानों ने आपस में लड़ने बंद किया। सामने से करण, सालिबा और एक बूढ़ा सा आदमी चला आ रहा था। वह भी शंकर थे। उन्हें उड़कर इस जगह से जाना था। पहाड़ के अंदर रह नहीं सकते थे। शबाना आगे बढ़कर कोई सवाल करती। अभी शंकर ने उसी समय कुछ तो किया, और वह बड़ा सा पहाड़ एक छोटे से बॉक्स में बदलकर उनके हाथों में आ गया।
उसके वजन से उनका हाथ थोड़ा नीचे हो गया। इसका वजन काफी ज्यादा है, अभिशंकर बड़बड़ाए। करण ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो भी था सामना तो करना ही था। उसी दौरान शबाना और बाकी सब उनके पास आ गए। यह आदमी कौन है? सवाल तुलिका का था। अभिशंकर ने उसे देखा, फिर जांच करके बोला, तुम मित्तल परिवार से हो। मैं प्राचीन बिजली चिल कबीले का लीडर अभिशंकर हूँ। प्राचीन बिजली चिल कबीले के लीडर तुलिका के कदम डर से पीछे हो गए। पर प्राचीन बिजली चिल कबीला तो खत्म हो गया था। आप अब तक जिंदा कैसे है? ये सब बाद में करण ने उनकी बातचीत को रोका। फिर चंद्रिका से गंभीर लहजे में पूछने लगा, इस जगह से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? आप महायुद्ध मैदान से निकलने का दूसरा रास्ता पूछ रहे हैं? चंद्रिका को सवाल अजीब लगा। फिर कुछ याद आने के बाद उसने कहा, एक जगह है, लेकिन अब वह सील है। उसे तोड़कर बाहर जाया जा सकता है, लेकिन वह सील बहुत जल्दी भर जाती है और सिर्फ एक एक करके बाहर जाया जा सकता है। करण बिल्कुल भी हैरान नहीं था। पिछली बार जब वह इस जगह आया था, उस वक्त उसे पता चला था बाहरी लोग कभी कभी बलिया पता नहीं, लेकिन अंदर आ जाया करते थे। उस सील तक ले जा सकती हो, चंद्रिका कैसे मना कर सकती थी? थोड़ी देर बाद वह सब एक एक नए इलाके में थे। उस जगह पर सामने एक हल्की दरार थी, जिस पर सील लगी हुई थी। ये हमें कहाँ लेकर जाएगी? सवाल करण ने लिया। चंद्रिका कुछ पल सोचने के बाद बोली, बाहर से सबसे ज्यादा ताकतवर लोग इस जगह आया करते थे, जैसे कि शुद्ध शक्ति दल या सुदर्शन शक्ति दल। ये दरार इनके आसपास ही खुलनी चाहिए, बाकी मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। लेकिन तुम सीधे रास्ते क्यों नहीं जा रहे? शबाना ने पूछा। जब करण के पास कुंजी थी, सिंपल सा रास्ता था, फिर इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? करण ने जवाब दिया, हमने जब बादल नगरी में कवच बनाया था, मैं उसे तोड़ना भूल गया था। अब तक उस कवच की खबर सबको पता लग गई होगी। प्लेटफॉर्म भी गर्म हो गया था, किसी न किसी को पता चल गया होगा। हम अंदर आए हैं और अब वह बाहर खड़ा होकर हमारे आने का इंतजार कर रहा है। करण कोई अंतर्यामी नहीं था, बस थोड़ा सा बेसिक दिमाग भी लगाए तो पिक्चर साफ हो जाती है। बाकी सबको भी खतरे का आभास हो गया। मैं भूल गई थी ये तुम हो। शबाना ने करण के सीने पर हल्के से मारा। करण ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुलिका पता नहीं क्यों चिढ़ गई। करण इस जगह न होता तब वह दोबारा से बहस करने लगती। फिलहाल के लिए उसके अपने क्रोध को अंकुश में रखा। चंद्रिका, आप इस सील को तोड़ सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए यह है न? करण ने हाथ से अभिशंकर को आगे कर दिया, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो एग्जाम में अच्छे अंक लाया हो। अभिशंकर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। करण अच्छा था, मगर उसका बचपना खत्म नहीं हुआ था। सब अभिशंकर को देख रहे थे। अभिशंकर उस सील को, उन्होंने अपना हाथ आगे किया। ऐसा लगा मानो समय थम रहा हो। उनके हाथ के प्रभाव से ही सील में दरार पड़ने लगी। जब उन्होंने अपना हाथ उस सील पर रखा, एक धमाके के साथ सील टूट गई। एक दरार बाहर जाने के लिए दिखाई दी। अब हम चलते हैं, करण ने चंद्रिका से कहा। फिर सबको लेकर उसमें कूद गया। चंद पलों में सील दोबारा से बन गई। ऐसा लगा जैसे उस जगह पहले कोई था ही नहीं। बस रह गई चंद्रिका और वो लड़की जो चंद्रिका के साथ थी। आज फिर से लीडर गुरु ने इस महायुद्ध मैदान को बचा लिया। चंद्रिका ने आह भरी। वह बिल्कुल सही थी। अगर करण आज ना आया होता, तब प्राचीन बिजली चिल कबीला पगला जाता। जिस तरह की शक्ति का प्रदर्शन उस अभिशंकर ने किया था, साफ था महायुद्ध मैदान 4 दिन भी टिक नहीं पाता। शायद 4 दिन भी ज्यादा थे। बहरहाल, उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा शहर था। उसका नाम बिलासपुर था। उस शहर में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, पर उस जगह एक खास जगह थी, जो बीचों बीच थी। उसे देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई विशालकाय कुंबंद हो। बाहर से ऐसा ही दिखता था। उसके आसपास कड़ी सुरक्षा थी, मानो अंदर कोई महत्वपूर्ण वस्तु रखी हो। शहर में आने जाने वाले हर शख्स की नजर उस पर एक बार जरूर पड़ती थी। जहन में एक सवाल भी मचलता था, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए शुद्ध शक्ति दल ने इतनी ज्यादा सुरक्षा का बंदोबस्त कर रखा है। बहरहाल, आज भी आते जाते लोग उसे देखकर ऐसा ही सोच रहे थे। उसी पल बूम धमाका हुआ। विशालकाय कुंबंद टुकड़ों में बिखर कर गिरने लगा। आते जाते लोग इस नजारे को देख दूर जाकर देखने लगे। उनकी आंखों के सामने वह इलाज ढेर में बदल गया। कुंबंद की सुरक्षा में तैनात लोग जब आगे बढ़े, किसी अदृश्य आभा ने उन्हें मच्छर की तरह मसल दिया। फिर सबको आसमान में कुछ फिगर नजर आए। शहर के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। उनसे अलग, तुम तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। करण अभिशंकर से प्रभावित था। इस जगह पर शुद्ध शक्ति दल अपना रिचुअल करता था महायुद्ध मैदान में जाने के लिए। उस दरार में जाने के बाद वह सब इसी जगह पर आए। शुद्ध शक्ति दल के लोगों ने स्वाभाविक रूप से खतरा माना, उन्हें मारने के लिए दौड़े, मगर करण के कहने पर अभिशंकर ने उस जगह को ही बर्बाद कर दिया। अभिशंकर ने बस हल्की मुस्कान दी। उन्हें अपनी इस शक्ति पर कोई घमंड नहीं था। हालांकि पहले था, जब उनका सामना मेनलैंड से आए लोगों से हुआ। उनका घमंड उनके कान में घुस गया।
अब तुम इस जगह से घर जाओ, मुझे सुंदर वन जंगल जाना होगा, करण ने शबाना से कहा। शबाना दुखी नजर आने लगी। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ चलूं। अपने दल की जिम्मेदारी को उठाओ। शुद्ध शक्ति दल से तुम लोगों की सोच से ज्यादा शक्तिशाली है। उन लोगों से लड़ने पर ध्यान दो। जब ये सब खत्म हो जाए तब देवांश दल आ जाना, अगर तुम्हारा करे। मन तो मेरा अभी कर रहा है। शबाना छोटे बच्चे की तरह उंगलियां मिलाने लगी। करण ने अपना सिर पकड़ लिया। ये लड़की भी ना। शबाना जानती थी करण एक ही बात को बार बार दोहराने से चिढ़ जाता था। उसने उसकी बात मान ली। अभी के लिए मान जाती हूं, लेकिन मैं जल्दी तुम्हारे दल आऊंगी, करण जवाब देता। शबाना उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम्हारी नौकरानी तुम्हें पसंद करती है। मैं तुमसे बात करती हूँ, उसको जलन होती है। तुम्हें छूती हो तो फूंक जाती है। ध्यान रखना अपना, वरना तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा भर्ता बना देगी। शबाना दूर होकर बत्ती सी दिखाने लगी और करण का मुंह बिगड़ गया। उसके पलकें झपकाकर तुलिका को देखा। पास में खड़ी थी, आंखें ठंडी और चेहरा सख्त। शबाना को ऐसे देख रही थी मानो कच्चा चबा जाएगी। करण ने शबाना को देखा, जो उसे बड़ी तरस खाई नजरों से देख रही थी, मानो उसका मजाक बना रही हो। करण ने एक आह भरी, क्या कर सकते हैं, मैं हूं ही इतना विनम्र और सुलझा हुआ शख्स। मुंह मियां मिट्ठू बनने के बाद करण ने शबाना को अलविदा कहा। अभी शंकर ने अपना विशालकाय रूप लिया। सालिवा पेटिंग में चला गया। करण और तुलिका अभी शंकर की पीठ पर, और वह निकल पड़े अपने देवांश दल के लिए। यहाँ बादल नगरी पर खड़े खड़े 2 दिन बीत गए, पर अब तक कोई भी महायुद्ध मैदान से नहीं आया। जिस तरह से समय व्यतीत हो रहा था, लीडर विक्रजीत को अपने अनुमान पर शंका होने लगी थी। अब तक वह लड़का बाहर आया क्यों नहीं? मैंने समझने में गलती तो नहीं कर दी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जहरीले विनाश दल का लीडर अब तक लापता है। शायद वह मारा जा चुका है। मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोल सकता। लीडर विक्रमजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से कुछ दूरी पर लीडर महेंद्र और उनकी टोली थी, जो उस पर कड़ी नजर बनाए रखी हुई थी। हालत तो ऐसे थे, अगर उसे सुसु भी लगे तो ये लोग भागकर आके देखने लग जाए। इन सब से लीडर विक्रमजीत का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो रहा था। उसी पल उसकी स्टोरेज रिंग गर्म होने लगी। कलाई घुमाई, उसके एक टोकन बाहर आया। जब उसे जागृत किया और जो उसने सुना, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने टोकन को ही तोड़ दिया। हरामजादा फिर से भाग निकला। लेकिन कैसे? उस सील को तोड़ने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ता था, और उसने उसे तोड़कर जगह बना ली। वो इतना ज्यादा ताकतवर कब से हो गया? विक्रमजीत के शरीर से किलिंग इंटेंट निकलने लगा था। करण बार बार उसके हाथों से रेत की तरह निकल जाता था। हर बार उसकी आखिर में उसे हार का सामना करना पड़ता। अंडस्को 8 1284 to 1285 1284 सुपारी क्लब के रॉय और कमली। लीडर विक्रजीत का गुस्सा स्वाभाविक था। बार बार मात मिलने के बाद कोई भी गुस्सा हो सकता था, पर लीडर विक्रमजीत हार मानने वालों में से नहीं था। तुम बेशक इस जगह से जाने में सफल रहे, लेकिन अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे। लीडर विक्रमजीत ने अपने दिमाग में किसी योजना को जन्म दे दिया था। सबको नजरे अंदाज करके उसने आयामी दरार बनाई। सबके साथ उस जगह से चला गया। लीडर महेंद्र यह सब बड़ी ध्यान से देख रहे थे। आखिर यह इस जगह करने क्या आया था? महेंद्र इस सोच में डूब गए। इन सब से अलग सुंदर वन जंगल में बाजार का 9वां दिन था। दिन का समय था। आज की तैयारियां पहले से ज्यादा तगड़ी चल रही थी। दूर दूर से लोग आ रहे थे, सिर्फ उत्तरी हिस्से से, क्योंकि वहां के हालत आने जाने के लिए सही नहीं थे। समर के मरने के बाद वायरस का चैप्टर भी क्लॉस हो गया था। सबका ध्यान बस अपनी कमाई और 10वें दिन को, यानी बाजार के आखिरी दिन को शानदार बनाने पर था। प्रियांशी और दल के खास लोग हॉल में अपनी रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। किस तरह से वह लोग अपनी सेल को डबल कर सकते हैं। सेल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाजार में हमारा धंधा सबसे ज्यादा हुआ है, खासकर एलिजा खान की वजह से। उनके सामान की क्वालिटी इतनी अच्छी है, लोग बाकियों को छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। मेनका की बात सुन प्रियांशी ने हल्के से सिर हिलाया। ये लड़कियां भी आजकल ना कुछ भी खरीद लेती है। प्रियांशी को हंसी आती थी यह सोचकर, लड़कियां उन चड्डी को 4-5 गुना महंगे दाम में खरीद रही है, जिसकी असल कीमत 2-4 चमकीले पत्थर भी नहीं है। बेचारा करण का मुंह पता नहीं किस किस जगह मुंह मारता है। मेनका को थोड़ी शर्म आई। क्या इसमें कोई दिक्कत है श्रेष्ठ? क्या वो चीज हमें नहीं लेनी चाहिए? प्रियांशी की मुस्कान जम गई। उसने और पारो ने बड़ी बड़ी आंखों से मेनका को देखा। मेनका घबरा गई। तुमने भी उसे लिया है? प्रियांशी की आवाज में अविश्वास था। मेनका कुछ कह न पाई, बल्कि वह अपने कपड़े नीचे करने लगी। शायद उसने इस समय वो पहन रखी थी। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था। प्रियांशी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी, लेकिन आखिर में उसकी हंसी छूट गई। तुम भी न? प्रियांशी को यकीन नहीं हो रहा था, इतनी समझदार लड़की भी बचपना करती होगी। ड्रैगन लेडी और बाकी सब हंस पड़े। मेनका पहले शर्मा रही थी,
बाद में वह भी उन लोगों के साथ हंस पड़ी। हॉल का माहौल हंसी मजाक वाला था। तभी हॉल के बाहर से किसी की सैनिक की आवाज आई। श्रेष्ठ, आपके लिए कोई खत आया है, अंदर लेकर आना है। मेरे लिए? प्रियांशी भ्रमित नजर आने लगी। थोड़ी देर बाद एक सैनिक अंदर आया। प्रियांशी के हाथ में उस खत को पकड़ाकर वापस अपनी जगह चला गया। प्रियांशी ने खत को खोला, पढ़ना शुरू किया। पहली श्रेष्ठ को मेरा प्रणाम। आपने वायरस के पीछे का राज पता लगा लिया। आप सच में काबिले तारीफ है पहली श्रेष्ठ, लेकिन अब भी आपके पास ऐसी जानकारी नहीं है जिससे आप इस असली खिलाड़ी तक पहुंच पाए। प्रियांशी और बाकियों की आंखें छोटी हो गई। लेकिन मैं आपको उस तक ले जा सकता हूं। इस कहानी के मुख्य किरदार का पता है मुझे। उसके खिलाफ जितने भी सबूत है आपके काम आने वाले हैं। अब आप ये सोच रही होंगी, मैं आपसे अब ये सब क्यों कह रहा हूं। इसकी वजह है देवांश दल पर मेरा विश्वास। आज शाम भाग 1 की लाल चोटी पर मिलते हैं। आपका शुभ चिंतक, और अकेली आना। जब सबने ये सुना यह कोई जाल है, पारो बोली, ये तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप उस जगह मत जाए। मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन है उस जगह। शिवम की बात पर प्रियांशी शांत रही। क्या सोच रही हो? पारो ने पूछा। प्रियांशी ने खत को टेबल पर रखा। यह शायद एक जाल हो सकता है, पर अगर यह जाल नहीं हुआ तो हमारे पास अजगर वंश कबीले के खिलाफ सबूत होंगे, और तब हम सीधी कार्रवाई करके उनका पत्ता इस बाजार से काट देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, और यह जाल हुआ तो तुम्हारी जान पर खतरा हो सकता है। पारो नाराज हो गई। बाकी सब भी उसे समझाने लगे, बाजार खत्म होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। इसके लिए अब इतना खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। आप इस दल की पहली श्रेष्ठ है, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। प्रियांशी अपनी जगह से खड़ी हुई। लीडर गुरु जब वापस आएगा तब उसे पता लगेगा। मैं सिर्फ इसीलिए पीछे हट गई क्योंकि मुझे अपनी परवाह थी। बिल्कुल भी नहीं। और बात रही मेरी, मुझे मारना अब तक इतना आसान नहीं हुआ। मैं उस अजगर वंश कबीले को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी खतरे से टकरा सकती हूँ। लेकिन पारो कुछ कहती, प्रियांशी ने उसे रोक दिया। जब तक मैं नहीं आती दल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बिल्कुल नहीं। 2 लोगों को देखकर वह शख्स छिप सकता है। फिर लगभग आदेश देती हुई बोली, सब अपने काम पर वापस जाएंगे और कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, समझे। प्रियांशी ने समय देखा और बिना किसी से आगे बोले उस जगह से चली गई। ये लड़की कभी सुनती क्यों नहीं है? पारो गुस्से से खड़ी हुई। उसे प्रियांशी की चिंता हो रही थी। कोई भी संदेश भेजेगा और यह मुंह उठाकर चली जाएगी। इतना भी क्या घमंड में चूर हो जाना। ऊपर से पहली श्रेष्ठ भी है, करण के अलावा कोई उसे रोक भी नहीं सकता। भगवान इसकी रक्षा करना, पारो ने प्रार्थना की। शिवम बोला, श्रेष्ठ आप आदेश दे तो मैं जाऊं उनके पीछे। दूर रहकर नजर रखूंगा। नहीं, उसके भनक भी लग गई। तो मुझे ही बचाने के लिए आन पड़ेगा तुम्हें। शिवम बेशक चक्रवर्ती सम्राट था, प्रियांशी सिर्फ हाफ चक्रवर्ती सम्राट था, फिर भी वह इसे कुचल कर रख सकती थी। पिछली बार तो सालिवा ने बचा लिया था, इस बार तो सालिवा भी इस जगह नहीं था। बहरहाल प्रियांशी तेज गति के साथ बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद उसे सामने लाल चोटी नजर आने लगी। लाल चोटी एक पहाड़ पर थी, आसपास सिर्फ जंगली जानवर थे, कम स्तर के जैसे ग्रेड 2 या 3 के। प्रियांशी उस चोटी पर उतरी, आसपास नजरें घुमाई, लेकिन उस जगह उसे कोई भी नजर नहीं आया। बस खूबसूरत दृश्य के, वहां का माहौल काफी अच्छा था, सुंदर था। इस जगह तो कोई नहीं है। प्रियांशी ने कुछ देर उस जगह इंतजार करने का सोचा। शायद वह कुछ ज्यादा जल्दी आ गई थी। पास में रखी चट्टान पर जाके बैठ गई। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके नीले बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरे पर बेशक मास्क था, तब भी उसकी सुंदरता कम नहीं हो रही थी। दूर से देखने पर वह जीवंत तस्वीर नजर आती। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया, प्रियांशी अपनी जगह से खड़ी हो गई। ढलते सूरज को देख बड़बड़ाई, किसी ने मेरे साथ मजाक किया था। एक बार हाथ लग जा कमीने, मजाक फिर मैं करूंगी। प्रियांशी उस जगह से जाने लगी। उसके उड़ान भरी ही थी। उसे सामने से एक फिगर आता हुआ नजर आया। दूरदृष्टि का जब उसने इस्तेमाल किया, उसके चेहरे के भाव अजीब से हो गए। यह इस जगह क्या कर रही है? सामने से असल में काला भालू कबीले की छोटी लीडर कामना आ रही थी। उसने भी अपनी दूरदृष्टि का उपयोग करके प्रियांशी को देख लिया था। वह खुद भी हैरान थी, इसको भी खत भेजा था। मन ऐसा कहते हुए वह प्रियांशी के सामने आके रुकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खेत मिला क्या? कामना ने पूछा। प्रियांशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसे खत को फेंक कर बोली, बाकी लोग कहाँ छिपे हैं? उन्हें भी बुला लो, तुम मेरे साथ लड़ने लायक नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो? मैं भला तुमसे क्यों लड़ना चाहूंगी? कामना 2 कदम पीछे हो गई। इधर प्रियांशी ने एक गहरी सांस ली, फिर आसपास बड़ी ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे किसी का एहसास नहीं हुआ। अब सामने आ जाओ, या फिर हमारे जाने का इंतजार कर रहे हो?
प्रियांशी की आवाज लाल चोटी पर गूंज उठी, लेकिन कोई भी हरकत आसपास नजर नहीं आई। चारों तरफ बस सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक टेंशन थी, जो धीरे धीरे कामना को भी महसूस होने लगी। उसी दौरान आसमान में एक दरार बनने लगी। कड़ 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 शक्तियों की लहरें उस आयाम से निकलने लगी। प्रियांशी का चेहरा बिल्कुल शांत था। जब वह इस जगह आई थी, सारे नतीजे जानकर आई थी। अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता था। कामना ने अपनी शक्तियां निकालना शुरू कर दिया। वह गंभीर नजर आने लगी थी। सामने वाला आयाम में दरार ला सकता था, मतलब वह चक्रवर्ती सम्राट था, और वह सिर्फ चौथे चरण की महासम्राट। वहीं उस दरार से दो ताकतवर फिगर बाहर निकले। एक तो चक्रवर्ती सम्राट था, जबकि दूसरा सातवें चरण का महासम्राट। और यह एक महिला थी, जिसे कामना जानती थी। सुपारी क्लब की गार्ड टॉवर कमली कामना के माथे पर चिंता की सिलबटें बन गई। सामने कोई और नहीं, कमली थी। वही कमली जिसका सामना एक बार करण से हुआ था, पर तब करण महासम्राट स्तर पर नहीं था, और उसे इससे लड़ना भी नहीं था। इस वजह से वह उस जगह से भाग गया था। इस समय कमली के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में घमंड, चेहरे पर चमक। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, कमली के इतना कहने की देर थी। चारों तरफ से एक बड़ा सा कवच बनने लगा। बस पल भर में वह सब उस कवच के अंदर थे। प्रियांशी बिल्कुल शांत थी। उसकी नज़र उस आदमी पर थी, जो चक्रवर्ती सम्राट स्तर का था। जांच करने पर पता चला कि वह दूसरे चरण का चक्रवर्ती सम्राट है, मतलब प्रियांशी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली। उस आदमी ने अपने बारे में बताया, मेरा नाम रॉय है, अनाथ था, इसीलिए इतना ही नाम रख पाया। अनाथ थे, तुम्हारी जैसी संतान अपने पास रखना भी कौन चाहेगा। प्रियांशी हवा में उड़ने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने वाला कितना ताकतवर है। रॉय ने एक गहरी चुप्पी के बाद कहा, तुम्हारे लीडर ने हमारी एक ब्रांच को तबाह कर दिया, हमारे हजारों लोगों को खत्म कर दिया। उनकी चीखें आज भी उस जगह सुनाई देती है, खून से वह जीवन आज भी लाल है। इतना बड़ा अपराध करके वह इस जगह शान से रह रहा है। क्या लगा था उसे, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं सोचा नहीं था। असल में उसने सोचा था तुम लोग उससे दूर रहकर अपनी जान बचा रहे हो। बात रही अपराध की, सुपारी क्लब के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। सुपारी क्लब के कमीने, चमकीले पत्थरों के लिए लोगों की जान लेते हो। समझ नहीं आता, अब तक तुम लोगों को किसी ने साफ क्यों नहीं कर दिया? ओह, याद आया, मेनलैंड का सहारा है ने तुम्हारे पास। प्रियांशी ने अपनी तलवार निकाली, अपनी शक्तियों को उसमें चैनल करने लगी। आसपास का मौसम ठंडा पड़ने लगा। तामपान अचानक से गिरने लगा। लाल चोटी पर बर्फ की परत बनने लगी। प्रियांशी की आभा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी। रॉय भी प्रभावित हो गया। खौफ चक्रवर्ती सम्राट पर होकर ऐसी शक्ति सच में काबिले तारीफ है, मगर मेरे एक खत से इस जगह आना, ये तुम्हारी मौत की वजह है बनने वाला है। डर कर बिल में छिप जाऊं, ऐसा मेरे खून में नहीं है, और तुम्हें ऐसा खत लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अपने बारे में बताते, मैं तब भी चली आती। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन सुपारी क्लब के किसी भी सदस्य को मारने के लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। प्रियांशी के राज्य को खत्म करने के पीछे सुपारी क्लब का भी था। पागल आशिक के कहने पर इन लोगों ने मासूम लोगों को जान से मार दिया। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए। प्रियांशी ने इस बारे में जब और जानकारी इकट्ठा की, तब उसे मालूम चला, इन लोगों ने खून ही नहीं बहाया, बल्कि बलात्कार और बच्चों को गुलाम जैसे नीच काम भी किए। रॉय को पता नहीं थी ये लड़की इतनी ज्यादा नफरत करती है। मैं बस तुम्हें खत्म करके उस लीडर गुरु को सबक सिखाना चाहता था, पर लगता है उससे पहले तुम्हें मारने का फैसला ज्यादा अच्छा था। रॉय ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला। आसपास का आयाम कांप उठा था। उसके शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही थी, जो सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। मैं मेनलैंड से आया हूँ। रॉय ने कलाई घुमाई और एक भाला निकाल लिया। ये भाला मिडिल लेवल के टॉप ग्रेड का था। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 होते थे। जो हथियार हाई लेवल के नजदीक हो, उसे टॉप ग्रेड कहा जाता था। हालांकि यह कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, बस लोगों ने कहने के लिए रख दिया था। तभी कामना ने तेज आवाज में, तुम्हारी दुश्मनी इसके साथ है, फिर मुझे इस जगह क्यों बुलाया? कामना को भी सेम खत मिला था। उसे भी पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन सबूत जमा करने के लिए वह इस जगह आ गई। कामना का सवाल सुन कमली उसके सामने आ खड़ी हुई। क्योंकि हमें तुम्हारी सुपारी मिली है, मजबूरी है न छोटी लीडर, तुम्हें मारना पड़ेगा। पर फिक्र मत करो, काला भालू कबीले के साथ हमारे अच्छे संबंध है। बहुत आसान मौत मिलेगी तुम्हें। तुम कहो तो खंजर तुम्हारे सिर में हुआ दूं, या फिर तलवार से सिर काट दूं। कमली ऐसे मुस्करा रही थी, मानो वह कामना को मच्छर की तरह मसल देगी। हालांकि सच यही था कि वह सच में उसे मसल सकती थी। वह उससे 4 चरण आगे की योद्धा जो थी। कामना भी इस बात से अवगत थी। उसने बिना ज्यादा सोचे उस जगह से भागना शुरू कर दिया। कमली अपनी जगह से हिली भी नहीं। कामना उस कवच के पास आई, अपनी तलवार निकाली, कवच को तोड़ने की कोशिश की। पहली बार में कुछ नहीं हुआ।
इस बार उसने फिर इसे कोशिश की, पर अब भी कवच पर एक खरोच नहीं आई। उसने घबराते हुए कमली को देखा। काला भालू कबीले से उलझने की कोशिश मत करो, मेरे मौत की खबर वहां तक गई। तुम्हारी यहाँ की ब्रांच काला भालू कबीला खत्म कर देगा, कमली ने उसे धमकी दी। कमली हंसी, शायद तुमने अपने कबीले को कुछ ज्यादा शक्तिशाली समझ लिया है। वह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नतीजे तुम्हारे लीडर बखूबी जानते हैं। फिर अंगड़ाई लेकर आगे बोली, अब तुम खुद मरने आ रही हो, या फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अंडरस्को दोस्तों, स्माइलिंग फेस, मुझे कुछ नया मिला है जो आपको देखने में मजा आएगा। इस कहानी से जुड़ा हुआ है। जानने के लिए मेरे इंस्टा पर हाई सेंड करो, मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड करूंगा। सच बता रहा हूँ, जिसे ये कहानी बहुत पसंद है उसे बहुत मजा आएगा वो देखकर। भालों का अजगर। कामना अब तक समझ गई थी, इस जगह से वह आसानी से जा नहीं सकती। पर वह भी दृढ़ संकल्प वाली योद्धा थी। आसानी से हार मानकर मर जाए, ऐसा उसका व्यक्ति भी नहीं था। किसने भेजा है तुम्हें? कामना को जवाब शायद पहले से मालूम था, तब भी वह जवाब सामने वाली से चाहती थी, ताकि उस जवाब की पुष्टि हो सके। कमली हल्की हंसी, तुम जानती हो, हमें इजाजत नहीं है। कुछ नियम कानून है जिन्हें मानना ही पड़ता है। मैं गार्ड टॉवर जरूर हूँ, पर नियमों से मैं भी अचूक नहीं हूँ। फिर अपने हाथों के पास शक्तियां जमा करने लगी। जान से मर जाओ, तुम्हारे शव को मैं जरूर बता दूंगी। कमली को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, होना भी चाहिए था। वह कामना से ज्यादा शक्तिशाली जो थी, वह सीधा उस पर हमला करती। उसी पल आसमान में तेज धमाका हुआ। उस जगह का आयाम चटकने लगा। शक्तियों की लहरों का बवंडर बन गया। रॉय और प्रियांशी ने मुकाबला शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे पर घातक वार कर रहे थे। दोनों की लड़ाई आसमान में इस तरह से हो रही थी, मानो दो प्राचीन काल के ड्रैगन लड़ रहे हो। उनके हर टकराव के बाद उस जगह का माहौल बदल जाता। ये लड़की श्रेष्ठ रॉय से लड़ पा रही है, कमली को हैरानी हुई। उसे लगा था वह बड़ी आसानी से मरा जाएगी, लेकिन लगता है वह गलत थी। ये लड़की इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। लगता है इसे मारने के लिए रॉय को थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कमली को सोच में डूबा देख कामना ने इस मौके का फायदा उठाया। बिजली की गति का इस्तेमाल करके वह कमली के पास पहुंच गई। फटाक से तलवार निकाली, झटके से उसका गला काटने के लिए बढ़ा दी। बिना किसी आवाज के तलवार कमली के गले के पास आई। उसका गला काट पाती इससे पहले ही दूसरी तलवार ने उसे वही रोक दिया। शक्तियों का झोंका उठा। कामना हड़बड़ा कर पीछे हट गई। बहुत तेज है, इसके रिफ्लेक्स मुझसे ज्यादा तेज है। इसको हराना बहुत मुश्किल होगा, कामना को पहल से एहसास था। उसके सामने जो है वह हद से ज्यादा खतरनाक है। पर अब उसे इसका सबूत भी मिल गया। कमली ने अपनी तलवार नीचे की, पलटकर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, मिस कर दिया ना? ओह ओह, बुरा लगा मुझे भी, लेकिन मैं मिस नहीं करूंगी। कमली इस तरह से गायब हो गई, मानो वह कभी उस जगह थी ही नहीं। कामना सतर्क थी। उसी पल उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसके मुड़कर वार काट दिया। उस जगह कमली थी। तलवार उसके शरीर को चीरकर निकल गई। परछाई कामना को यह समझने में वक्त लग गया। चूंकि उसी पल कमली ने उसकी पीठ पर तलवार से वार कर दिया। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन खून रिसने लगा था। कामना को दर्द भी हुआ, मगर उसे दिखाने की जगह वह दूर हो गई। कहा था ना, मैं मिस नहीं करूंगी। कमली ने अपनी तलवार पर लगे खून को झटके से झाड़ा। फिर धीमे कदमों के साथ वह पास आने लगी। शुरू से मुझे तलवारबाजी बहुत पसंद थी, मगर उसका हुनर नहीं था मेरे पास। बहुत कोशिश की एक अच्छी तलवारबाज बनने का, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। कमली जब ऐसा कह रही थी, तब पता नहीं कैसे पर वह धुंधली होती जा रही थी, मानो कभी भी गायब हो जाएगी। मेरी यह कमी मुझे बार बार अपने लक्ष्य से पीछे करती थी। पर मुझे मेरे गुरुदेव मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, तलवारबाजी क्यों सीखना चाहती हो? मैंने कहा, किसी को मारने के लिए। उनका जवाब जानती हो क्या था? कमली फिर से अपनी जगह पर गायब हो गई। कामना ने अपने चारों तरफ से एक कवच बना दिया, ताकि इस बार जब वह परछाई बनकर हमला करें, तो उसे संभलने का मौका मिल जाए। तभी उसके सामने कमली नजर आई। कामना ने अपनी तलवार तान रखी थी। उसी दौरान एक और कमली उसके पीछे नजर आई। इस बार नहीं, कामना ने अपनी तलवार को घुमाकर पीछे वाली पर हमला कर दिया। लेकिन वह कमली नहीं बल्कि उसकी परछाई थी। मतलब जो पहले प्रकट हुई थी वह असली कमली थी। इसका पता उसे तब चला जब कमली ने उसकी पीठ पर एक और घाव छोड़ दिया। कामना हड़बड़ाकर दूर हट गई। यह ऐसा कैसे कर रही है? परछाई बनाने का ढंग इसका और से अलग है। परछाई बनाते समय ये खुद भी गायब हो जाती है। इसकी आभा का भी पता नहीं चलता, और न परछाई और इसमें कोई बड़ा अंतर नजर आता है। कामना उससे लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन सामने वाली लड़ नहीं रही थी, बल्कि उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। इस तरह से तो वह कभी भी कमली से जीत नहीं सकती थी। कमली अब भी उसके पास आ रही थी, अपनी कहानी बताते हुए। गुरुदेव ने कहा, किसी को मारने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि मारने की इच्छा का होना जरूरी है।
तलवार बस एक जरिया है, अब उस जरिए को तुम किस तरह से इस्तेमाल करती हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। बस उनकी इन बातों से मैं प्रभावती हो गई और मैंने तलवार को अपना शौक बनाया, मगर लड़ने के लिए अपने दिमाग को विकसित किया। तब भी तो मैं गार्ड टॉवर बन पाए। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारी कहानी। कामना ने दांत पीस लिए। फिर अपनी तलवार स्टोरेज रिंग में रख के खुद से बोली, मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके लड़ना होगा, वरना मैं आज सच में मारी जाऊंगी। कामना ने बिल्कुल भी सोचने के बाद समय नहीं खर्च किया। जल्दी ही अपने असली रूप में बदलने लगी। उसकी हड्डियां सरक कर बड़ी होने लगी। पल भर में वह एक बड़े से भालू में बदल गई। एक तेज दहाड़ के साथ वह कमली की तरफ बढ़ी। काली भालू बेलेगाम कमली मुस्कुराकर गायब हो गई। इससे कामना का पहला हमला पूरी तरह से विफल रहा। कामना ने हार नहीं मानी। अपने शरीर से उसने एक साथ कई सारे ऊर्जा की लहरें छोड़ी। जब वह फैली तब एक जगह पर जाकर गायब हो गई। उस जगह नजर आई कमली। कामना के होठों पर तिरछी मुस्कान आई। अपने मुंह से उसने शक्तियों की धार छोड़ी, जो हवा को भी चीरकर कमली को जख्मी कर देना चाहती थी। कमली ने हड़बड़ाकर खुद को गायब किया। कामना जानती थी इसका सामना किस तरह से किया जा सकता है, इसीलिए उसने फिर से ऊर्जा की लहरों को छोड़ा। जल्दी ही उसे दोबारा से कमली की लोकेशन पता चल गई। कामना ने और तेजी से शक्ति की धार का हमला किया, पर फिर से कमली गायब हो गई। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इस वजह से कामना कमजोर पड़ने लगी। बार बार ऊर्जा को छोड़ना, शक्ति धार का इस्तेमाल करना, ये सब उसे हार के करीब पहुंचा रहा था। कमली की योजना भी यही थी, कामना को थका देना और फिर एक बार में उसका खेल खत्म कर देना। कामना भी इस बात से अवगत थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सामने वे ये लड़की लड़ नहीं रही थी। धोखे से हमला करती फिर गायब हो जाती। ऊपर वे सैकड़ों सालों का अनुभव था उसके पास। ना जाने कितने खून करके इस पर और ताकत तक पहुंची होगी। उससे लड़ने का मतलब था मौत के कागज पर हस्ताक्षर करना। बहरहाल इनसे भी तगड़ा मुकाबला चल रहा था प्रियांशी और रॉय के बीच में। दोनों का अलग ही कौशल था। रॉय भलाबाजी में ज्यादा दमदार था, तो प्रियांशी अपनी तलवार के साथ मौत की देवी थी। उनके हमले खुली आंखों से देखना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत असर नजर आ रहा था। रॉय के हमलों में जान ज्यादा थी, इस वजह से प्रियांशी का हाथ हल्का सुन पड़ने लगा था। एक दो बार उसे पीछे भी हटना पड़ा, तब भी उसके मन में कोई शंका नहीं थी। उसे अब भी लगता था वह इस राय को हरा सकती है। रॉय लड़ते लड़ते ही बोला, तुम सच में काफी अच्छी योद्धा हो। तुम अगर सुपारी क्लब के साथ जुड़ जाओ, तब मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ। बहुत कमजोर दिल के हो तुम, क्योंकि तुम अगर अपना सुपारी क्लब छोड़ते हो, अच्छा काम करने लगते हो, तब भी मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगी। प्रियांशी ने ऐसा कहते ही बर्फ का बड़ा सा पिलर खड़ा किया। एक पल के लिए रॉय उसमें जम गया। एक किक पड़ते ही पिलर टूटा। इम्पैक्ट से रॉय कुछ कदम पीछे हो गया। शानदार तरीका है लड़ने का। रॉय प्रभावित था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन अब वह इस मुकाबले को अंत करने की तरफ बढ़ रहा था। उसका भाला पहले से ज्यादा रोशनी फेंकने लगा। उसने भाले को बड़ी अजीब ढंग से घुमाया। एक साथ 7 शक्ति चक्र बनकर तैयार हो गए, जिनमें से एक हाथ कई सारे भाले बाहर निकले। वह सब एक दूसरे से जुड़े लग रहे थे। उनका आकार मिलकर एक विशालकाय अजगर जैसा था। उस 1286 to 1287 प्रियांशी का नकारात्मक चक्र। रॉय ने अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके एक अजगर को बुलाया था। अजगर भालों से बना हुआ था। उसका आकार काफी बड़ा था, ताकत भी उसकी काफी ज्यादा थी। रॉय ने अपनी तलवार की नोक को प्रियांशी की तरफ किया। अजगर फुकारता हुआ आगे बढ़ा। उसके आगे आने से आयाम चटकता हुआ जा रहा था। प्रियांशी गंभीर हो गई। हवा में पैर पटक कर कुछ ऊंचाई पर आई। तुम नहीं बच सकती लड़की। रॉय ने जैसे ही अपनी नोक को ऊपर किया, अजगर भी उसी दिशा में बढ़ गया, बिल्कुल किसी रिमोट कंट्रोल कार की तरह। प्रियांशी जानती थी अगर इसका हमला उससे लगा, वह बुरी तरह से जख्मी हो सकती है। ऊंचाई पर जाते हुए उसने अपनी बर्फ की शक्तियों से उस अजगर को जमाने की कोशिश की। उसका असर भी दिखा, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। रॉय ने अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करके बर्फ को तोड़ दिया था। इससे अजगर की गति में बढ़त हुई और वह पलक झपकते ही प्रियांशी के सामने आ गया। उसका मुंह प्रियांशी के पास था। हड़बड़ाकर प्रियांशी ने अपनी तलवार से उसे रोका, मगर वह कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, जिस वजह से प्रियांशी को पीछे घिसटना पड़ा। अजगर उसे मार देना चाहता था। प्रियांशी की तलवार बीच में न होती, तब शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। तभी रॉय ने अपनी तलवार को झटका दिया। उसी पल अजगर ने अपनी पूंछ से प्रियांशी पर हमला किया। ये देख उसने अपनी रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल लिया। इससे वह अपनी जगह से हट गई। पूंछ जाकर खुद अजगर के मुंह पर लगी। अजगर का मुंह टूट गया, भाले बिखरने लगे, पर जल्दी वापस जुड़ भी गए। तभी आसमान में एक बड़ा सा शक्ति चक्र नजर आया। बर्फ की ठंडियां छोड़ता हुआ शक्ति चक्र। उसके ऊपर खड़ी थी प्रियांशी। उसने अपनी तलवार को नीचे किया। शक्ति चक्र से एक विशालकाय बर्फीली तलवार बाहर निकली। रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी उसकी।
बिल्कुल टूटते तारे की तरह। प्रियांशी को यकीन था, इस हमले से अजगर तबाह हो सकता है, या कम से कम कमजोर तो हो ही जाएगा। मगर यह सब आशाएं तब जाकर टूटी, जब तलवार उस अजगर के पास पहुंची, और अजगर सैकड़ों भालों में बदलकर बिखर गया। विशालकाय तलवार उसके बीच से होते हुए सीधा जमीन से जा टकराए। तेज धमाके के साथ उस जगह एक गहरा और चौड़ा गड्ढा हो गया। उतना आसान समझा था क्या? रॉय के होठों पर मुस्कान तैर गई। प्रियांशी को ऐसा कुछ होने की आशा तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं वह भाले फिर से आपस में मिलकर अजगर में बदलकर फुफकारने लगा। ये कमबख्त बड़ी अजीब तकनीक है, प्रियांशी बड़बड़ाए। लगता है उसने ही मेनलैंड के लोगों को कम आंक लिया था। लेकिन उसे इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं वह अजगर वापस से प्रियांशी पर हमला करने के लिए आ गया था। उससे बचने के लिए प्रियांशी अविरल अपनी जगह बदल रही थी। अजगर की गति इतनी तीव्र थी, प्रियांशी को अपना अगला वार करने का मौका नहीं मिल रहा था। काफी देर तक वह उससे इधर उधर भागकर बचती रही। लेकिन रॉय को अब और ज्यादा समय खराब नहीं करना था। खत्म करते हैं इस चूहे बिल्ली का खेल। लड़की रॉय ने अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अजगर का आकार बड़ा होना लगा। उसके अंदर से उसके जैसे ही 5 और अजगर बाहर आ गए। अब कहाँ जाओगी? रॉय की तेज आवाज प्रियांशी के कानों में सुनाई दी। उसी पल वह 6 अजगर हर दिशा से उसके पास आने लगे। उनकी ताकत से आसपास का आयाम चीरने लगा था। कामना, जो अपने असली रूप में आके कमली से मुकाबला कर थी। हालांकि उसे मुकाबला कहना गलत था। कमली एक तरफा कामना को लगभग मौत की चौखट पर ले आई थी। और जब कामना ने उस अजगर वाले हमले को देखा, उसका दिल बैठ गया। पहली श्रेष्ठ भी हारने वाली है। कामना को थोड़ी सी आशा थी प्रियांशी के जीतने की। उसका नाम उसने कई बार सुना था और पहली श्रेष्ठ भी बनी हुई थी। शक्ति का होना उसके पास आम बात थी। उसका उसने प्रदर्शन भी किया था। पर लगता है वह भी रॉय का सामना नहीं कर सकती। मुझे श्रेष्ठ की बात मान लेनी चाहिए थी। कामना को अब पछतावा हो रहा था। धरती ने उसे कई बार कहा था, ये सब एक जाल हो सकता है, उसे अकेले इस जगह नहीं आना चाहिए। लेकिन उसने उसकी एक न सुनी, और अब वह मौत की चौखट पर थी। इसीलिए कहते हैं, जब कोई कुछ समझाए, उसे बेशक न मानो पर समझो जरूर। उसके जहन में ऐसा ही कुछ चल रहा था, और तभी उसे और बाकियों को तेज ठंड का झोंका लगा। फिर एक बड़ी ताकतवर आभा पूरे इलाके में फैल गई। यह आभा बड़ी अजीब थी, ठंडी और नकारात्मक ऊर्जा से लैस। कामना ने पलट कर देखा, और बस देखती ही रह गई। वह सब अजगर जो प्रियांशी को मारने के लिए उसके नजदीक पहुंच गए थे, वह सब बर्फ में तब्दील हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल के अजगर बनाए गए हो। पर सबकी नजर उन अजगर से होते हुए एक फिगर पर आके रुक गई। वह प्रियांशी थी, जिसका रूप बदला बदला सा था। उसके नीले बाल सफेद हो गए थे। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थी। उसके पीछे नकारात्मक चक्र बना हुआ था। वह इस तरह से हवा में खड़ी थी मानो बर्फ की देवी हो। यह क्या है? कामना की आंखें जम गई। प्रियांशी, जो पहले हाफ चक्रवर्ती सम्राट पर थी, अब उसकी ताकत रॉय से भी ज्यादा लग रही थी। ऐसा होते हुए उसने पहली बार देखा था। कमली ने भी हमला करना बंद कर दिया था। उसके माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई थी। खुद रॉय भी गंभीर भाव प्रकट कर रहा था। उसे लगा था वह एक आम से लड़की को मारने आया है। लेकिन वह जिस बकरी का शिकार करने निकला था, वह बकरी नहीं, असल में शेरनी थी। ये बात उसे बड़ी जल्दी पता लगने वाली थी। प्रियांशी ने अपने शरीर को देखा, फिर अपना अगला कदम हवा में रखा। अजगर जो बर्फ में जम गए थे, सब बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए, जिनके बीच से निकल रही प्रियांशी बड़ी खतरनाक नजर आ रही थी। सुपारी क्लब के कुत्ते, तुझे अपनी औकात का पता होना चाहिए था। प्रियांशी की घमंडी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। रॉय ने दांत पीस लिए। किसी खास तकनीक का इस्तेमाल करके तुमने शक्ति तो बढ़ा ली, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? रॉय ने अपने भाले को घुमाया। हरा सकती हूं? मैं तुझे मारने वाली हूं। प्रियांशी ने अपनी तलवार में शक्तियां चैनल की और एक स्लैश अटैक कर दिया। रॉय ने अपने भाले से एक कवच बनाया। स्लैश अटैक उससे टकराकर गायब हो गया। मगर इतने से समय में रॉय को एहसास हो गया, इसने अपनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी जान को भी दांव पर लगाना होगा। नहीं, मैं इस काम के साथ इस जगह नहीं आया हूं। रॉय सिर्फ करण से बदलना लेने के लिए इस जगह नहीं आया था। उसे कुछ काम था, इसीलिए सुंदर वन जंगल का सफर उसने चुना था। करण बस एक कंकड़ था जिसे मिटाना तो था, पर उसके लिए इतना बड़ा दांव लगाना बिल्कुल ठीक नहीं था, ऐसा उसे लगता था। और इस जगह उसने गलती कर दी, लड़ाई के दौरान सोचने की। चूंकि इस मौके का फायदा उठाकर प्रियांशी ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही तकनीक जिसे करण ने चुरा कर राजशाही लोमड़ी से प्रियांशी को दी थी। इससे उसने लगभग शिवम को मार दिया था। आसमान में एक बड़ा सा दरवाजा नजर आने लगा था। रॉय ने भी इसका एहसास कर लिया। उसने जब ऊपर नजरें की, दरवाजे खुल रहे थे और एक बड़ा सा हाथ उसमें से ऐसे निकलकर गिर रहा था, जैसे कोई ग्रह दूसरे ग्रह पर खींचा चला जाता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी,
आयाम फटते चले जा रहे थे। बादल भी फटकर गड़गड़ करने लगे थे। चोटी दबाव के कारण टूटकर गिरने लगी थी। रॉय के माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। बिना एक पल गवाए उसने अपने हाथों को तेजी से हिलाया। बहुत तेजी के साथ एक शक्ति चक्र बना, जिसके अंदर से एक विशालकाय हाथी जैसा बीस्ट निकला, जो हवा में दौड़ते हुए उस हाथ से जा टकराया। अपने सिंगों से उस हाथ को रोकने की कोशिश करने लगा। दोनों के भयानक टकराव से कुछ पल के बाद तो ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत नजदीक है। पूरा इलाका हरे और नीले रंग के प्रकाश से भर उठा। कामना अपने असली रूप में आकर दूर हट गई। दबाव के कारण उसका शरीर दर्द करने लगा था। ऐसे ऐसे करके उसने अपनी शक्तियों से सामने कवच बनाया। कमली भी उससे कुछ दूरी पर इसी तरह से अपना बचाव कर रही थी। और तभी उस हाथी ने उस हाथ को पीछे करना शुरू कर दिया। उसके कदम आयाम तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। रॉय के होठों पर मुस्कान आ गई। मैं इसे बिना जोखिम के हरा सकता हूं, मैंने इसे कुछ ज्यादा। रॉय ने इतना कहा ही था तभी प्रियांशी ने अपने हाथों को हिलाकर अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इससे उसकी तकनीक की शक्ति कई गुना ज्यादा हो गई। हाथी जो उस हाथ को पीछे करने में सफल दिख रहा था, उसके बढ़ते कदम थम गए। उसके ऊपर भारी दबाव पड़ने लगा। फिर हुनकारते हुए उसने हाथ को रोकने की कोशिश जारी रखी। बहुत हुआ तेरा नाटक जानवर, प्रियांशी ने हाथ नीचे किया। एक ही झटके में वह हाथी तबाह हो गया। शक्तियों की लहरें पागलों की तरह बिखरने लगीं। जो कवच कमली ने बनाया था, वह एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। कामना और कमली दोनों उड़ती हुई पहाड़ से टकराए। इस दौरान भी उनकी नजरें उस हाथ पर थी, जो उस हाथी को कुचलकर बिजली की गति से रॉय के पास पहुंच गया था। रॉय ने घबराकर भाले से उसे रोकने की कोशिश की, और उसकी कोशिश सिर्फ कोशिश बनकर रह गई। हाथ उससे टकराया, विस्फोट हुआ। ये वाला पहले से भी ज्यादा तेज था। इम्पैक्ट से खुद प्रियांशी भी दूर तक उड़ गई। उसके मुंह से हल्का खून निकल आया। उसने अपना संतुलन बनाया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर अब भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। दृढ़ता के साथ खड़ी होकर वह सामने धुंधली पड़ी जगह पर देख रही थी। जब धुंध छठी खांसी सुनाई दी, फिर एक आदमी नजर आया। कपड़े तार तार थे, जगह जगह पर जख्म थे जिनमें से खून रस रहा था। जब वह खांसा तब उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। अपने मुंह से खून को साफ करके हाथ पर लगे खून को देखा। उसका गुस्सा चरम पर था, गहरी नफरत के साथ। उसने प्रियांशी को देखा। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। माहौल में टेंशन फैलती जा रही थी। कुछ पल और घूरने के बाद रॉय ने एक आयामी दरार बनाई। फिर उसमें जाते हुए बोला, ठंडे स्वर में बोला, अब जल्दी मिलेंगे पहली श्रेष्ठ, और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मरना हो तो वापस आना। मेरी तलवार और खून पीना चाहती है तुम्हारा। ये प्रियांशी का जवाब था। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रॉय बस मुट्ठी भींचकर उस जगह से चला गया। आज उसकी इज्जत का जुलूस निकल गया था। इसका बदला वह आने वाले दिनों में जरूर लेगा। उसके जाते ही कमली ने एक टोकन को तोड़ा, और खुद भी उस जगह से गायब हो गई। उसे उस डायन से लड़ने का कोई ख्याल नहीं था। बेवजह मरने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं था। जब वह दोनों चले गए, प्रियांशी भी अपने असली रूप में आ गई, और अगले ही पल उसका शरीर थककर पहाड़ी पर गिरने लगा। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। यही वजह थी उसने रॉय को जाने दिया। वह जमीन से टकराती उसी पल कामना ने आके उसे पकड़ लिया। तुम ठीक हो? कामना ने चिंता जाहिर की। बेशक प्रियांशी उसकी दुश्मन थी, लेकिन वह भी आज उससे प्रभावित हो गई थी। उसे अब समझ आ रहा था, सब लोग उससे इतना डरते क्यों हैं। चूंकि यह सच में डरावनी है। प्रियांशी कुछ पल के लिए अपना होश खो बैठी थी, पर जब वह जमीन पर आई, अपने करीब उस कामना को देख, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे दूर झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा साया मुझे पसंद नहीं है। किसी ने अफवाह फैला दी थी, करण और कामना का चक्कर चल रहा है। ये दोनों एक रात भी बीता चुके हैं। हालांकि प्रियांशी जानती थी, ये सब झूठ है, बस बदनाम करने की साजिश है। फिर भी उसे ये लड़की खास पसंद नहीं थी। कामना को उसके बात करने के लहजे से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब तक उसे भी पता चल चुका था उसका व्यवहार किस तरह का है। तुम्हें चोट आई है, मैं एक वैद्य मास्टर हूँ, एक बार जांच करने दो। मेरे दल में तुमसे अच्छे वैद्य मास्टर है, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। प्रियांशी ने कुछ रिकवरी पिल खाई, ताकि उसकी ऊर्जा जल्दी से बढ़े, और वह जल्द से जल्द अपने दल का सके। कामना ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं काला भालू कबीले से हूँ, यही एक वजह है। यकीन मानो या नहीं, मैं अपने लोगों की तरह नहीं हूँ। फिर एक चुप्पी के बाद आगे आए, इस बात को तुम्हारे लीडर भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं मारा, उनके पास मौका था। प्रियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। जानती हूँ तुम बहुत सख्त हो, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर आज तुम हार जाती तो तुम ही नहीं, मैं भी मर जाती। बस इसका एहसान उतारने के लिए मुझे तुम्हारा इलाज करने दो प्लीज। प्रियांशी कुछ ही बोली। कामना ने भी अब और ज्यादा जिद नहीं की। उसे लगा था प्रियांशी शायद उसकी बात मान लेगी।
बहरहाल काफी घंटों तक वह लोग उसी जगह रुके रहे। चांद आसमान में नजर आने लगा था। प्रियांशी जमीन पर बैठकर ऊर्जा खींच रही थी। उससे थोड़ी दूर पर कामना खड़ी थी। ये बहुत जिद्दी है, कामना बड़बड़ाए। थोड़ी देर बाद प्रियांशी ने आंखें खोली। उसके अंदर इतनी ऊर्जा वापस आ गई थी जिससे वह अपने दल तक आराम से पहुंच जाए। वह अपनी जगह से खड़ी हुई, उसने नजर घुमाकर कामना को देखा। तुम अब तक इस जगह पर क्यों हो? तुम पर कोई हमला नहीं कर दे, इसीलिए मैं पहरा दे रही थी, कामना ने जवाब दिया। प्रियांशी ने अपना मुंह फेरा। एक लंबी खामोशी के बाद बोली, चलो चलते हैं। कामना दंग रह गई, उसने अपने कान साफ किए। तुमने कुछ कहा? कामना ने हैरानी से पूछा। प्रियांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। तेज गति के साथ उस जगह से उड़ गई। आय आय, कामना हड़बड़ा कर उड़ी। अंडिस्को, जगह खरीदोगे? लाल चोटी पर जो लड़ाई होनी थी वह हो चुकी थी, इसमें ना किसी की हार हुई और ना जीत। सब अपने अपने रास्ते पर निकल गए, बस दिल में एक मलाल के साथ कि वह एक दूसरे को मार नहीं पाए। प्रियांशी कुछ समय के बाद अपने दल पहुंच गई थी। बाजार का काम बराबर चल रहा था। उन सब पर एक बार उसकी नजर पड़ी। जब वह महल के अंदर आई तब उसे थोड़ा सा अजीब लगा। कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? प्रियांशी बड़बड़ाई। दरअसल जब भी वह महल में आती है कोई न कोई श्रेष्ठ दल का मिल ही जाता है, पर अब कोई भी नहीं दिखा, बस सैनिकों के। जिनमें से एक से उसने सवाल भी किया। जवाब में सैनिक ने कहा, सब लोग दरबार में है, लीडर गुरु आ गए हैं। अच्छा, प्रियांशी इस खबर से खिल उठी। बिना एक पल गवाए वह सीधा दरबार के लिए गई। पर तभी सामने से उसे करण और बाकी श्रेष्ठ आते हुए दिखे। करण के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन अगले ही पल जब उसने प्रियांशी को देखा उसके एक राहत की सांस ली। तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी अनजान खत के लिए चली गई थी? करण नाराज था। ये स्वाभाविक भी था। अगर ऐसे ही हर खत के पीछे वह भागती रही दुश्मनों की तो चांदी हो जाएगी। उन्हें प्रियांशी को परेशान करने का तरीका जो मिल जाएगा। करण उस पर डांट और सख्त करने वाला था, मगर जब उसने प्रियांशी की हालत का जायजा लिया वह हड़बड़ा कर उसके सामने आया। खून! करण ने उसके हाथ को पकड़ा। उस जगह भाले से आया जख्म था। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए हाथ पीछे किया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। प्रियांशी को समझ नहीं आ रहा था वह इस लड़की को किस भाषा में समझाए। पहले तुम इसका इलाज करवाओ, बाकी बातें बाद में। करण उसे हाथ पकड़कर पास वाली कुर्सी पर ले गया। फिर खुद उसकी जांच करने लगा। मैंने जो गोलियां बनाई है उनमें से 2 लेकर आओ, करण ने आदेश दिया। मेनका ने पहले से कुछ गोलियां अपने पास रख रखी थी। लीजिए, उसने उसे वह सब गोलियां दे दी। करण ने उन्हें मसल कर चूरे में बदल दिया और उस चूरे को जख्म पर डाल दिया। थोड़ी देर में जख्म पूरी तरह से भर जाएगा। अपने लिए करण को इतनी चिंता करते देख प्रियांशी ने मुस्कुरा दी। अरे मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। करण ने इस बात को नजरअंदाज किया, सख्ती से कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात का जवाब दो। क्या जरूरत थी यह सब करने की? तुम्हारी जान पर खतरा हो सकता है। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठती। और डांटो पारो ने करण का साथ दिया। उसने कितना समझाया था, पर ये लड़की किसी की सुने तब न। प्रियांशी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उस खत में लिखा था वह मुझे वायरस के मास्टमाइंड का सबूत दे सकता है, मतलब अजगर वंश कबीले के खिलाफ सबूत। फिर मैं कार्रवाई करके उन्हें बाजार से खदेड़ सकती थी और दल के हो रहे नुकसान को भी रोक लेती। मैंने सुना, सब बताया मुझे। वायरस का किस्सा तुमने बहुत अच्छी तरह से संभाला, पर इसका मतलब यह नहीं तुम इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दो। करण इन तर्कों से सहमत नहीं था। उसने गंभीर लहजे में उसके हाथों को पकड़ा। हजारों लोगों की जान से अनमोल तुम हो मेरे लिए। बाजार के नुकसान से बड़ा नुकसान तुम्हारा खून बहना है इस दल के लिए। मैं सिर्फ नाम का लीडर हूं, तुम इस दल की जान हो। तुम्हें कुछ हो गया तो ये दल भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, मैं नहीं करूंगी अगली बार से ऐसा। वादा करो। पक्का वाला वादा। करण को अब भी यकीन नहीं था। उस वादे से ज्यादा बड़ा प्रियांशी का घमंड था। एक दिन वह इस वादे को तोड़ देगी, इस बात का करण को यकीन था। उसी पल पारो ने पूछा, क्या हुआ उस जगह? प्रियांशी ने कोई बात नहीं छिपाई, सब कुछ संक्षेप में बता दिया। किस तरह से उन्हें जाल में फंसाया गया, कामना को भी मारने की कोशिश की गई, सुपारी क्लब के लोग उनको मारने आए, प्रियांशी ने अपने चक्र का इस्तेमाल किया। ये सब सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह प्रियांशी को ऐसे देख रहे थे मानो किसी देवी को देख रहे हो। वह चक्रवर्ती सम्राट के दूसरे चरण वाले योद्धा से लड़कर आई, जबकि उसका खुद का स्तर हाफ चक्रवर्ती सम्राट है। खुद करण भी दंग था, मगर जानता था उस नकारात्मक चक्र में बहुत ज्यादा ताकत है। प्रियांशी अब भी उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाती है, वरना उसका जिंदा निकलना भी कड़ी चुनौती हो सकता था। करण खड़ा हुआ, सब करण के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। एक लंबा सन्नाटा बिखरा रहा। करण दीवार पर हाथ रखकर गहराई से सोच रहा था, फिर मुड़कर पास खड़े अभिशंकर को देखने लगा। ये सुपारी क्लब की जगह पर अपना कबीला खड़ा करने का कैसा फैसला है? अभिशंकर और बाकी सब शांत हो गए। उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी।
करण ने बस एक लाइन ही कही थी, लेकिन इसका साफ मतलब था सुपारी क्लब के उस टॉवर को खत्म कर देना, यानी हजारों लोगों की हत्या, एक महाविनाश। सबको चुप देख करण ने फिर से सवाल किया, क्या आपको वह जगह कबीला खड़ा करने के लिए सही लगती है? फिर एक सांस छोड़कर आगे बोला, मेरा दल बहुत बड़ा है, पर इतना बड़ा नहीं। हजारों लोगों को मैं एक साथ आसरा दे सकूं। और देवांश दल ज्यादा लंबे समय के लिए इतना खर्चा नहीं उठा पाएगा। आपको जल्दी अपने लिए घर ढूंढना पड़ेगा। करण का कहना थोड़ा रूड जरूर था, पर सच्चाई से जुड़ा हुआ था। देवांश दल का काम अब भी बाकी था। कुछ लोगों के पास छत नहीं थी। बेचारे बाहर खुले आसमान के नीचे सोते थे। और अब जब हजारों लोग अचानक से आ जाएंगे, देवांश दल का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये लोग 80 सालों से भूखे थे। ऊर्जा उन्होंने महायुद्ध मैदान में ली थी, लेकिन वह उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। उन्हें इस जगह पर अपनी ऊर्जा को भरना होगा। इससे आसपास की ऊर्जा कम पड़ने लगेगी। लोगों को दल से बाहर जाकर अभ्यास करना पड़ेगा। इस मौके का दुश्मन फायदा उठा सकते थे। ऊपर से उन्हें कपड़े और बाकी जरूरी सामान भी लगेगा। इन सब का खर्चा करण तो नहीं उठाने वाला था। अब ये चीज बुरी लगे या फिर सही, अभी शंकर को करण के कहने से कुछ भी बुरा नहीं लगा। चूंकि उन्हें भी पता था एक दल को चलाना कितना मुश्किल काम है। हम उस जगह अपना कबीला बना सकते हैं, लेकिन सुपारी क्लब को उस जगह से खत्म करना अच्छा काम रहेगा। बेशक उनका ये टॉवर बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ताकतवर है। आपने पहले भी उनका एक कमजोर टॉवर खत्म किया था, और फिर उससे ज्यादा ताकतवर टॉवर के लोग आपके दुश्मन बन गए। अभी शंकर एक चुप्पी के बाद आगे बोले, मैं बेशक वीरता स्तर का योद्धा हूं, तब भी मैं उस टॉवर को खत्म करके अपना कबीला उस जगह खड़ा नहीं कर सकता। आज मैंने ऐसा किया तो कल मेनलैंड से लोग आएंगे और मेरे कबीले का सर्वनाश कर देंगे। ये कौन है? प्रियांशी ने पूछा। पारो ने कहा, ये प्राचीन बिजली चिल कबीले के लीडर है। अच्छा। प्रियांशी खड़ी हुई, फिर करण के पास आके उसके कान में कुछ बोली। करण ने बड़ी गौर से उसकी बात को सुना, फिर अभी शंकर से बोला, वो लोग आपके लिए तब आएंगे जब आप उन पर हमला करेंगे, लेकिन अगर अपने उस जगह को देवांश दल से खरीदा तब तो वह आपके पास नहीं आएंगे। खरीदना? अभी शंकर और सालिवा भ्रमित नजर आने लगे। हम आपके कहने का मतलब समझे नहीं लीडर। मतलब यह है कि हम उस जगह को जीतेंगे और फिर उसे पक्के सबूतों के साथ तुम्हें बेचेंगे। मतलब हम बस खीरदार है। ये तो काफी अच्छा है। प्राचीन बिजली चिल कबीले को इससे कोई खतरा नहीं होगा। अभी शंकर कहते कहते रुक गए, फिर गंभीर भाव के साथ बोले, लेकिन इससे तो मेनलैंड के लोग देवांश दल को परेशान करने के लिए आएंगे। ये तुम्हारा किस्सा नहीं है। सुपारी क्लब का अंत करने का संकल्प लिया है मैंने। फिर मन में बोला, प्रियांशी ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल कर दिया है। इससे सुपारी क्लब को खबर लग सकती है देवांश दल की पहली श्रेष्ठ प्रियांशी है। ये पता लगने के बाद उन्हें देर नहीं लगेगी मेरी पहचान तक पहुंचने में। असल में करण इसी बात से चिंतित था। जब तक वह लोग उसे गुरु समझते रहेंगे, उनके ऊपर खतरे कम आएंगे, पर जैसे ही उन्हें उसकी असली पहचान का पता चला, वह लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे। अभी शंकर करण की हिम्मत और जज्बा देख अंदर ही अंदर खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि करण 21 साल का था, लेकिन फिर भी उनसे बेहतरीन लीडर था। आपके दुश्मन हमारे दुश्मन है। अब जब आप इतना बड़ा कदम रखने की सोच ही चुके हैं, तो हम भी आपके साथ मिलकर उस टॉवर को खत्म करेंगे। अभी शंकर ने अपना हाथ दिल पर रखकर खुद को थोड़ा सा झुका लिया। यह उनके में सम्मान देने का तरीका था। सालिबा और शिवम भी इसी तरह से झुके हुए थे। करण ने हाथ हिलाया। ये सब वह किसी पर एहसान करने के लिए नहीं कर रहा था। सुपारी क्लब से तो उसकी गहरी दुश्मनी थी, और अब जब उन्होंने प्रियांशी को चोट पहुंचाई, इस चीज ने करण को और भी ज्यादा ट्रिगर कर दिया। बात रही प्राचीन बिजली चिल कबीले की, ये लोग करिश्मा से सीधा संबंध रखते थे, इसीलिए वह उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर वह उन्हें दल में पालने वाला नहीं था। तभी मेनका ने कहा, पर ऐसा करने से बाकी लोग हमें रोकेंगे नहीं। काला भालू कबीला और बाकी कबीले अपने काले काम उसी से करवाते हैं, वह इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद लीडर मीटिंग भी बुला ले। मेनका का कहना बिल्कुल तार्किक था, पर करण ने भी इस बारे में सोच कर रखा था। बहरहाल कुछ देर इसके बारे में और बातें करने के बाद करण के दिमाग में एक सवाल आया, लेकिन कामना उस जगह क्यों थी? वो लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, सिर्फ एक शख्स के, राहु के। शायद आपको पता नहीं, काला भालू कबीले के लीडर यानी मेरे पूजनीय पिता ने नमन को पद से हटाकर कामना को छोटी लीडर बना दिया है। नमन ने ही उसे मारने के लिए सुपारी क्लब को सुपारी दी होगी। ये कब हुआ? करण भ्रमित था। राहु ने उसे पूरा किस्सा सुनाया, किस तरह से लीडर विश्वनाथ ने अचानक से कामना को अगला लीडर बना दिया। फिर वायरस के बीच हुई तीखी बहस, लीडर का अपने बच्चों को चैलेंज देना, गुरु और कामना की गलत अफवाह फैलाना। सब कुछ सुनकर करण सच में अवाक था। इतने से दिनों में इतना सब हो गया? करण बड़बड़ाया।
राहु ने कहा, मैं बस आपके आना का इंतजार कर रहा था, वरना गुस्सा तो मुझे इतना आया था, खुद इस कामना और अपने भाई नमन का कत्ल कर दूं। ठंड रखो, करण ने उसके कंधे को थपथपाया। अब हमें क्या करना है? इस पर करण ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, तुम्हारे पिता ने खेल खेला है। शायद उसे पता चला गया है उसके बेटे क्या गुल खिला रहे हैं। तुम दोनों आपस में लड़ मर न जाओ, इसीलिए उसके कामना को मैदान में उतार दिया है। अच्छा ऐसा है तो फिर मैं कभी अगला लीडर नहीं बन पाऊंगा। अरे बनोगे, तुम ही बनोगे, करण हल्के से हंसा। फिर मन में बोला, तुम ही तो हो लीडर विश्वनाथ का अंत। तुम्हारे बिना काला भालू कबीले को खत्म करना आसान नहीं होगा। फिर नकली मुस्कान को बरकरार रखते हुए बोला, राक्षसी शहर के लिए तैयारी कर लो, बहुत कुछ होने वाला। 1288 रस्सी जल गई, घमंड नहीं गया। राहु ने जब सुना राक्षसी शहर में कुछ होने वाला है, वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसे पता था उसका भाई नमन उसे मारने की कोशिश करने वाला है। लेकिन क्या हम बस हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? उसके सवाल पर करण ने बस इतना कहा, इंतजार से बड़ी चाल कुछ नहीं होती। फिर उसे नजरअंदाज करके वह अपने कमरे में जाने लगा। वह बहुत थक गया था। कल बाजार का अंतिम दिन था, उस जगह उपस्थित होकर भी उसे अपना समय देना था। थोड़ा सा आराम मिल जाता तो वह फ्रेश हो जाता। तभी अभिशंकर उसके पास आके चलने लगे। लीडर, क्या मैं अपने लोगों को उस पहाड़ से बाहर निकाल लूं? अभिशंकर देवांश दल में थे। कुछ भी करने से पहले उन्हें करण की इजाजत की जरूरत थी। पर करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, पहली श्रेष्ठ से बात करो। अभिशंकर अपनी जगह पर रुक गए। करण को जाता देख वह वापस उसी जगह आ गए। उन्होंने प्रियांशी से इस बारे में पूछा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? मतलब उस पहाड़ को बड़ा करोगे? हाँ, अगर आप ऐसे कहेंगी तो। बिना उसे बड़ा किए लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। पहाड़ काफी बड़ा हो सकता था। इतनी बड़ी जगह भी देवांश दल में होनी चाहिए ना। पता चले वह बड़ा हुआ और देवांश दल का महल कुचल दिया गया। अभिशंकर को भी इसी का डर था। पहाड़ छोटा है, इनमें से वह एक एक करके निकल सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा। हाँ, तो आप समय लेकर उन्हें निकालिए। महल के पीछे का इलाका खाली है, उस जगह टेंट बनाने का काम दल के लोग कर देंगे और आप महल में रह सकते हैं। बाकी जो भी बाहर आएगा उन्हें टेंट में रहना होगा। प्रियांशी के आदेश से अभिशंकर को कोई शिकायत नहीं थी। महल काफी ज्यादा बड़ा था, मगर इतना बड़ा भी नहीं जहां पर वो लोग हजारों लोगों को रख ले। वैसे भी महल बस कोर लोगों के लिए होता था, जैसे लीडर या श्रेष्ठ। अभिशंकर एक मेहमान था, इसीलिए उसे महल में जगह दी गई थी। इन्हें रास्ता दिखाओ, प्रियांशी ने राजवीर से कहा था, जो सिर हिलाकर अभिशंकर को अपने साथ ले गया। उनके साथ शिवम और सालिवा भी थे। जब वह लोग चले गए तब मेनका ने चिंता जाहिर की, इतने सारे लोगों का खाना भी बनाना पड़ेगा। लीडर सच में इतना बड़ा खर्चा उठा रहे हैं? जो भी है, यह उसका फैसला है, हमें मानना पड़ेगा। जाकर तुम उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करो और कुछ लोगों को भेजो जो टेंट बनाने में मदद कर दे उन सब की। मेनका ने सिर हिलाया और उस जगह से चली गई। जब सब उस जगह से चले गए, तब बस उस जगह पारो और प्रियांशी रह गई थी। पारो इस समय नाराज थी, चूंकि प्रियांशी ने उसकी बात को नहीं माना था। छोड़ो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मेरी हॉट परो। प्रियांशी मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ ले गई। इधर अभिशंकर अपने लोगों को एक एक करके निकालने लगा था। सालिवा और शिवम अपने लोगों को देख भावुक थे। ऐसा दिन न उन्होंने कभी सोचा था और न कभी सोच पाते। लीडर गुरु ने हमारी जिंदगी बदल दी। सिर्फ न उन्होंने सीनियर और मुझे बचाया, बल्कि हमारे कबीले को भी वापस लाने में मदद की। हम उनके एहसान तले दबे हुए हैं। शिवम ने अपने आंसुओं को पोंछा। सालिवा को अपना वह दिन याद आने लगा था, जब वह पहली बार करण से ला था। कमजोर सा लड़का जिसे वह अपनी एक उंगली से कुचल कर मार सकता है। शुरू में ही दोनों में अनबन हो गई। सालिवा की वजह से प्रियांशी, करण, श्रेया तीनों की जान पर बन आई थी। फिर भी इन चीजों को साइड में रख के करण ने उसकी मदद की। सीनियर करिश्मा का प्रेम किसी आम के लिए कैसे हो सकता था? सालिवा बन में बड़बड़ाया। उसी दौरान गोपी और बाकी सब भी बाहर आ गए थे। लगभग 1 घंटे में सब बाहर निकल आए थे। उस जगह पर भीड़ जमा हो चुकी थी। आसपास की आभा को महसूस कर उन्हें समझ आ गया वह सब अपने सुंदर वन जंगल में आ गए हैं। लेकिन यह उनका इलाका नहीं था। मतलब जिस जगह वह रहते थे ये जगह उससे काफी ज्यादा दूर थी। अभिशंकर ने शांत पर तेज आवाज में कहा, हम सब इस समय देवांश दल में है। दल के लीडर और श्रेष्ठों ने हमें कुछ दिन इस जगह रहने की इजाजत दी है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया करके तहजीब में रहना। हमारी वजह से देवांश दल के किसी भी शख्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी बात आप सबके समझ में आई? सब ने हामी भर दी। अब भला वह अपने मसीहा का परेशान क्यों करेंगे? कोई पागल ही होगा जो ऐसी हरकत करेगा। लेकिन गोपी ने सवाल उठाया, हम आपके आदेश का पालन करेंगे लीडर, मगर आपसे एक सवाल था। पूछो। हम कुछ दिनों तक इस जगह रहेंगे, फिर हम अपनी जगह पर वापस क्यों नहीं जाते?
बेशक उस जगह का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हम उसे ठीक कर सकते हैं। गोपी का सवाल तार्किक था। इस जगह रहने की जरूरत ही क्या थी, जब वह बड़ी आराम से अपने टूटे हुए महल को वापस ठीक करके उस जगह रह सकते थे। अभी शंकर जानते थे ऐसा सवाल आ सकता है। हम ऐसा करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इसके नतीजे भयानक होंगे। 80 सालों से वह जगह अकेली नहीं थी। सालिबा के कहने के अनुसार उस जगह पर काला भालू कबीले ने कब्जा कर लिया है, और उस जगह हुए युद्ध से उस जगह की जमीन बंजर पड़ गई है। फिर हम उस जगह रह सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए हमें काला भालू कबीले को हराना होगा। 80 सालों से हम एक ही समय पर रुके हुए हैं, लेकिन वह लोग नहीं, उन्हें सीधी टक्कर में हम अपने सैकड़ों लोगों को खो देंगे। और मैं इस समय ऐसा कुछ नहीं चाहता। करण भी काला भालू कबीले से सीधी लड़ाई नहीं करना चाहता था। उसके नतीजे उसे भी पता थे। काला भालू कबीला सालों से इस जगह पर शक्ति बनाया हुआ है। प्राचीन बिजली चिल कबीला जब मौजूद था, तब भी काला भालू कबीले की शक्ति टॉप 1 में गिनी जाती थी। इतनी सी बात कब करण समझ सकता है, फिर अभी शंकर जैसे अनुभवी लीडर क्यों नहीं जानता होगा। अपने लीडर का तर्क सुनकर सब शांत हो गए, लेकिन गोपी ने फिर से अपना एक सवाल कर दिया। देवांश दल ने हमारी मदद की है, लेकिन क्या हम इस खाली जगह पर रहने वाले हैं? फिर तुम्हें क्या खुद के लिए बिस्तर चाहिए? सालिबा की आंखें छोटी हो गई। गोपी सकपका गया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। गोपी आगे कुछ कहता, अभी शंकर बोले, कुछ समय के लिए सबको एडजस्ट करके चलना होगा। समझे मेरी बात, जब तक हम अपने लिए कोई सही सी जगह न देख ले, तब तक मुझे किसी की शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। अभी शंकर ने आगे कुछ नहीं कहा। सबको एक नज़र देखकर वह महल में चले गए। सालिबा और बाकी सब टेंट लगवाने में मदद करने लगे थे। जल्दी ही सब लोग उस जगह पर सेटल हो गए। रात तो पहले से हो चुकी थी। करण और बाकी श्रेष्ठ जाकर सो गए थे। कल बाजार का अंतिम दिन था, उसकी तैयारी भी करनी थी। आराम मिल जाएगा तो कल काम भी आसानी से निपट जाएगा। वहीं देवांश दल के एक खाली मैदान में, जिस जगह पर रोजाना सबके लिए खाना लाया जाता था, आज उस जगह पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा थी। प्राचीन बिजली चिल कबीले के लोग उस जगह मौजूद थे। सब लोग लाइन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उस जगह पर जो आम लोग थे वह अनजान लोगों को देखकर कुछ देर के लिए घबरा गए थे, मगर बाद में उन्हें पता चला कि उनके लीडर ने इन सबको आसरा दिया है। इस वजह से उनका डर खत्म हो गया। लेकिन प्राचीन बिजली चिल कबीले के लोग थोड़े नाखुश थे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही थी। इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस चीज से थी, उस जगह के आम लोग, जो उनकी हैसियत के आसपास के भी नहीं है, वह उनके पीछे खड़े हुए थे, और अब उन्हें उनके साथ बैठकर टेबल बांटने पड़ने वाली थी। प्राचीन बिजली चिल कबीले का श्रेष्ठ बंजारा, जो पहले दूसरा श्रेष्ठ हुआ करता था, पहले श्रेष्ठ के जाने के बाद वह पहला श्रेष्ठ बन चुका था। इस समय उसकी शक्ति 8वें चरण के चक्रवर्ती सम्राट जितनी थी। इतना बड़ा आदमी होकर भी उसे इन गरीबों के साथ लाइन लगानी पड़ी। ये सच में उसके लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। बंजारा के साथ गोपी और उसके बाकी दोनों दोस्त भी थे। उन्हें भी यह सब बड़ा बुरा लग रहा था। यकीन नहीं होता, इतने प्राचीन कबीले के लोग इनाम लोगों की लाइन में लगे हैं। आज से ज्यादा बेइज्जती मुझे कभी महसूस नहीं हुई, गोपी बड़बड़ाया। प्राचीन बिजली चिल कबीले के हर एक शख्स को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। उन्हें क्या उनके लीडर का भी यही हाल था? होता भी कैसे नहीं, वह लोग देवताओं के इतने नजदीक जो थे। खास विधि थी उनके पास। कितने दल और कबीले मिट गए पर प्राचीन बिजली चिल कबीला खड़ा रहा। घमंड आम स्वाभाविक था, पर लीडर अभी शंकर को अच्छा सबक मिल गया, और उन्हें पता भी चल गया, घमंड से दल नहीं बचाया जा सकता है। उन्हें विनम्र और सुलझा हुआ होना बहुत जरूरी है। लेकिन उनके लोग अब तक इस चीज को समझ नहीं पाए। जो घमंड 80 साल पहले था, आज भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। बंजारा शांति से खड़ा रहा। लाइन जब आगे बढ़ी, तब वह 2 कदम आगे बढ़ा। फिर गोपी से बिना देखे बोला, लीडर गुरु ने हम सबको बचाया है। ये सब उनका रहम है, जो हमें एक वक्त का खाना मिल रहा है। मैं भी लीडर गुरु की इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें हमें इनके साथ नहीं रखना चाहिए था। इनकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? गोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, और लाइन से हटकर वह सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। जो पहले से उस जगह पर था, उसे उसने लाइन से पीछे कर दिया। यह क्या बदतमीजी है? वह आदमी नाराज नजर आने लगा। गोपी ने सख्ती से कहा, तुम्हें खाना खाना है, तुम सब लोग हमारे पीछे लाइन लगाओ। लेकिन क्यों? हम पहले आए थे, हमारी बारी पहले है। इस जगह बारी यारी की बात नहीं है, बात है पद की, औकात की, ताकत की। तुम सब कमजोर हो, गरीब हो, फिर भी तुम हमारे आगे लाइन लगाओगे। फिर श्रेष्ठ बंजारा और बाकी श्रेष्ठों की तरह उंगली करके बोला, उन्हें देख रहे हो, चक्रवर्ती सम्राट है। प्राचीन बिजली चिल कबीले के पहले श्रेष्ठ। तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए उन्हें अपने पीछे खड़ा करके। आदमी और बाकी लोग जो आगे थे, वह सब मुड़कर उन शक्तिशाली लोगों को देखने लगे। प्राचीन बिजली चिल कबीले के बारे में तो उन लोगों ने भी सुना था।
लेकिन ये कबीला तो खत्म हो गया था, कोई बड़बड़ाया। इस पर गोपी ने घमंड भरे लहजे में कहा, प्राचीन बिजली चिल कबीले को खत्म कर सके ऐसा कोई जन्मा नहीं, और अब जब तुम सबको पता चल गया है हम कौन है और कितने महान कबीले से आते हैं, तो आज से जब जब तक हम लोग इस जगह है, तुम लोग हमारे साथ न बैठोगे और न खाना खाने आओगे। अपना समय बदल दो, समझ में आया तुम लोगों को? प्राचीन बिजली चिल कबीले के लोग इस बात से सहमत थे। उन्हें गोपी का आदेश बड़ा अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और बाकी सबका खून खोल उठा। जिस आदमी को धक्का दिया था उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग कुछ ज्यादा घमंडी नहीं हो, लेकिन एक बात अपने जहन में उतार लो, इस दल के लीडर भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते हैं। कई बार उन्हें लाइन में लगा देखा है हमने। सिर्फ वही नहीं, इस दल के सारे कोर श्रेष्ठ नियमों का पालन करते हैं, और तुम तो बस मेहमान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? गोपी के चेहरे के भाव बिगड़ गए। आदमी ने आगे कहा, तुम लोगों के घमंड की वजह से ही तुम सबका नाश हुआ होगा, पर इस जगह तुम्हारा घमंड नहीं चलेगा। ये देवांश दल है, देवांश दल के नियम लागू होंगे, समझे? तुम्हारी यह हिम्मत। गोपी गुस्सा हो गया। सामने वाला महासाधक स्तर पर था, तब भी उसकी जबान महासम्राट को झाड़ रही थी, वह भी प्राचीन बिजली चिल कबीले के महासम्राट को। गोपी अपना गुस्सा काबू न कर सका। उसने अपना हाथ उस आदमी पर उठा दिया, लेकिन उसके लगने से पहले ही एक हवा चली। एक परछाई आदमी के सामने आके खड़ी हो गई। हाथ बढ़ाकर उसने आते हुए हाथ को रोक दिया। गोपी सकपका गया। श्रेष्ठ शिवम! तड़ाक! जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसकी गूंज सबको सुनाई दी, जिसके बाद था सन्नाटा। तुमने इस जगह ऐसी हरकत करने की कोशिश भी कैसे की? शिवम बहुत ज्यादा नाराज था। गोपी अपने गाल पर हाथ रख के पीछे हट गया। श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं यह आम लोग हैं, और हम क्या हो तुम? शिवम ने आगे बढ़कर गहरी आवाज में पूछा, फिर खुद ही जवाब देने भी लगा, प्राचीन बिजली चिल कबीले के सदस्य। मगर यह प्राचीन बिजली चिल कबीला नहीं है, देवांश दल है। इस जगह घमंड करने का हक सिर्फ पहली श्रेष्ठ के पास है। नियम बनाने का हक पहली श्रेष्ठ के पास है, और सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई भी नियम नहीं टूटना चाहिए। बात भेजे में आई तुम्हारे? जी। गोपी हकलाने लगा। उसकी हिम्मत नहीं थी शिवम से कुछ कहने की। शिवम का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। जिस दल ने इन लोगों को आसरा दिया, उन्हीं के लोगों से ये लोग नाक लगा रहे हैं। हालांकि पहले वह भी ऐसा ही था। प्रियांशी से वह बहुत जलने लगा था, लेकिन बाद में वह समझ गया, इस जगह सब काम सिस्टम से, बिना घमंड के, और सबको बराबर नजरों से रखकर ही किया जाता है। शिवम ने अपनी नजरें बंजारा की तरफ की। आप पहले श्रेष्ठ हैं न, इन सब पर नजर रखिए, हमारे कबीले का नाम खराब ना हो। फिर आम लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मेरे कबीले की तरफ से माफ कर दीजिए। आपको ये परेशान करें तो कृपया करके मुझे या फिर सीनियर सालिवा को बता दीजिएगा। शिवम को डर था, प्रियांशी तक अगर यह बात पहुंची, उसी पल उसका आदेश आएगा प्राचीन बिजली चिल कबीले को बाहर फेंकने का। और जहां तक वह समझ पाया था, लीडर भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जाता। शिवम ने एक गहरी सांस ली, फिर एक नज़र सबको देखने के बाद वह उस जगह से जाने ही वाला था। और तभी, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे शिवम? बंजारा की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। 1289 to 1290 1289 बाजार का अंतिम दिन। शिवम अपने लोगों को समझाकर उस जगह से जा रहा था, और तभी उसे बंजारा यानी उसके कबीले के पहले श्रेष्ठ की आवाज सुनाई दी। वह उससे कुछ पूछना चाहता था। शिवम ने पलटकर उसे देखा। बंजारा ने बिना देखा उससे कहा, सुना है तुमने और सालिवा ने जान बचाने के लिए इस दल से रिश्ता जोड़ लिया था, क्या ये सच है? क्या तुम अब इस दल के सदस्य हो? सब लोग ये सुन के शिवम को घूरने लगे, मानो उससे जवाब की आशा कर रहे हो। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। बंजारा कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी तरफ देखने लगा। इसका मतलब तुम और सालिवा प्राचीन बिजली चिल कबीले के सदस्य नहीं रहे, तुम दोनों ने देवांश दल को चुना है। इसीलिए अगली बार प्राचीन बिजली चिल कबीले के सदस्यों पर हाथ मत उठाना, इस हक को तुम खो चुके हो। क्या? शिवम का चेहरा सख्त हो गया। बंजारा आगे बोला, तुम्हारी वजह से देवांश दल और प्राचीन बिजली चिल कबीले के बीच खटास नहीं आनी चाहिए। आज के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, अगली बार ऐसा कुछ क्या तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यह क्या बकवास कर रहे हैं आप श्रेष्ठ? मैं प्राचीन बिजली चिल कबीले का सदस्य हूँ, और आप इस चीज से मुझे भगा नहीं सकते। बात रही देवांश दल से जुड़ने की, तो ऐसे बहुत से लोग थे जो अलग अलग शक्तियों से जाके जुड़ गए, पर वो तब भी प्राचीन बिजली चिल कबीले के सदस्य थे। इसी वजह से हमें इतना सब सहन करना पड़ा, क्योंकि उन्हीं में से किसी हरामजादे ने हमारी विधि की खबर फैलाई थी, और ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। शिवम कुछ कहना चाहता था, मगर ज्यादा बहस करता तो बात आगे बढ़ सकती थी। मैं लीडर से ही बात करता हूँ। शिवम गुस्से में दांत पीसते हुए उस जगह से चला गया। गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही झाड़ा श्रेष्ठ, अगली बार से वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा।
गोपी और बाकी सब बंजारा के इस कदम से संतुष्ट थे। जिस तरह से शिवम ने उन लोगों को लताड़ा था, उन्हें आम लोगों के साथ खाना खाने के लिए मजबूर किया था, उन सब का बदला उनके श्रेष्ठ में ले ही लिया। बंजारा बिल्कुल शांत था, उसे बिल्कुल डर नहीं था। लीडर इस बारे में क्या बोलेंगे? शायद उसके पास इनके भी जवाब पहले से तैयार थे। बहरहाल शिवम समय एक कमरे में था। उस कमरे में लीडर अभिशंकर और सालिवा मौजूद थे। सब कुछ जानने के बाद दोनों की आंखें छोटी हो गई। ये बंजारा अपनी हद से ज्यादा बात कर रहा है। इतना बड़ा श्रेष्ठ है, उसकी जिम्मेदारी है अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने की, लेकिन यह उन लोगों को शह दे रहा है। सालिवा नाराज था। उसने अभिशंकर से सख्ती से कहा, आप लीडर गुरु की असलियत से वाकिफ है। उन्हें नाराज करने की हिम्मत हमारे खून में भी नहीं है। अगर आपने इन लोगों को अंकुश में नहीं लाया तो दुश्मन बार में पहले सीनियर ही हमारे कबीले का अंत कर देगी। इस बार हमारा खजाना भी काम नहीं आने वाला। सालिवा काफी बार करिश्मा से मिल चुका था। वह उसकी इज्जत करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह करण को मानता था। चूंकि उसने उसे मौत से लड़ते हुए देखा था, अपने लोगों को साथ लेकर चलते हुए देखा था। बाकी लोग को अकेले अपनी शक्ति बढ़ाकर आगे निकलने की कोशिश करते थे, वहीं करण अपने साथ के लोगों को पहले शक्तिशाली बनाता था, ताकि उसकी गैरहाजिरी में भी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसका खरा परिणाम था प्रियांशी, जो रॉय जैसे खौफनाक इंसान से लड़कर भी जिंदा लौट आई। जबकि उसके कबीले का कोई होता तो उसकी लाश का मिलना भी चुनौती भरा होता। लीडर अभिशंकर भी बेहद नाराज थे। इतना सब देखने के बाद भी इन लोगों को रत्ती भर की अकल नहीं आई। अब तक इनका घमंड खत्म नहीं हुआ। अभिशंकर काफी देर के लिए शांत रहे, फिर मन को शांत, दिमाग को ठंडा करके बोले, उन सब पर नजर रखो। लीडर गुरु तक उनकी इस हरकत की खबर पहुंचनी नहीं चाहिए। जिनको भी उससे परेशानी हुई है उन्हें हर्जाना दो, माफी मांगो। पर इससे उन लोगों को अकल कैसे आएगी? उन्हें अनुशासन में लाने के लिए मुझे पहले अपने कबीले को जगह दिलानी पड़ेगी। इस जगह मैंने उन्हें सजा दी तो वह लोग और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। अभिशंकर का कहना बिल्कुल सही था। वह लोग अपने लीडर की डांट सुन सकते थे, उनकी सजा को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन किसी और के सामने आगे उन्हें डांटा तो वह अपनी बेइज्जती समझेंगे। इससे उनके अंदर और भी ज्यादा टशन भर जाएगी। सालिवा और शिवम को भी इस बात का आभास हुआ। शिवम ने फिर भी अपनी आखिरी बात कही, बस आशा कीजिए पहली श्रेष्ठ को ये सब पता न चले, वरना बाद में जो होगा उसे लीडर गुरु भी नहीं रोक पाएंगे। फिर वह उस कमरे से चला गया। अभिशंकर ने सालिवा से पूछा, सब लोग पहली श्रेष्ठ से इतना डरते क्यों है? सालिवा मजबूरी में मुस्कराने लगा, इस चीज को आप जल्दी जान जाएंगे। अभिशंकर भ्रमित हो गया। इस दल का लीडर करण था। असली डर तो उसका होना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा खौफ तो पहली श्रेष्ठ का था। ऐसा उन्होंने पहली बार किसी दल में देखा था। बहरहाल आज की इसी चक्कर में बीत गई। अगले दिन का सूरज सिर पर था। आज बाजार का अंतिम दिन था, इस वजह से बाजार का इलाका और ज्यादा बढ़ा दिया गया। उनके अनुमान से ज्यादा लोग इस जगह आ रहे थे। इससे भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लोगों को सांस लेने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और आज तो बाजार का अंतिम दिन था, मतलब बहुत भीड़ आने वाली थी, और इसका पता भी चल रहा था। लोग दूर दूर से पहले ही आ चुके थे। उस जगह पर जितने भी रेस्तरां और होटल थे, सब बुक हो चुके थे। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़कर अपना दिन गुजार रहे थे। पैसे थे उनके पास, पर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। बाजार में आज बहुत बड़े बड़े झूले लगाए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो बादलों की शहर करवाना चाहते हों। बाजार में जिन्होंने भी खाने के रेस्तरां खोले थे, उन्हें सब्जियां कम पड़ रही थी, जबकि अभी तो बस दिन का समय था। असली बाजार तो रात को शुरू होगा। बाकी सब दलों के लीडर और श्रेष्ठ अपने अपने कैंप में पहुंच गए थे, और उन्हीं में से एक कैंप था काला भालू कबीले का, जहां पर लीडर विश्वनाथ वापस लौट आया था। इस समय वह अपनी कुर्सी पर था। सामने कामना और श्रेष्ठ धरती, आसपास बाकी श्रेष्ठ भी थे, जिनके साथ नमन और शायरा भी मौजूद थी। इस समय नमन के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, चूंकि जो अफवाह उसने फैलाई थी उसका असर अब साफ नजर आ रहा था। तुम्हारी वजह से कबीले की बहुत बेइज्जती हो रही है कामना, तुम्हारा लीडर गुरु के साथ संबंध ये काला भालू कबीले के पर कीचड़ से कम नहीं है। लीडर, कामना कुछ कहती, विश्वनाथ ने उसे टोक दिया, तुम एक लड़की हो। बेशक अब इस जमाने में लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और मैं भी ऐसी मानसिकता का शिकार नहीं हूं, लेकिन ये भी सच है तुम एक लड़की हो। अगर तुम्हारा किसी लड़के के साथ नाम उछाला जाएगा तो सबसे ज्यादा इज्जत का नुकसान तुम्हारा होगा। इस समय तुम अगली लीडर की दौड़ में हो। तुम्हारा नाम खराब, यानी कबीले की थू-थू। कामना के चेहरा झुक गया। विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? आखिरकार मौका मिलते देख कामना ने कहा, मेरा और गुरु का कोई रिश्ता नहीं है, बस ये सब मेरा नाम खराब करने की साजिश है। और यह काम किसने किया है इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ।
ऐसा कहते हुए कामना ने एक नज़र नमन को देखा, जो अब भी मुस्करा ही रहा था। लीडर विश्वनाथ भी समझ गया, इस जगह असल में हुआ क्या होगा। तुम जानती हो तो उसका नाम बताओ। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ लीडर, मैं उस शख्स को खुद सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं इस दल की अगली लीडर हूँ, इन छोटी मोटी बातों को अगर मैं खुद नहीं निपटा पाई तो सबको मेरी काबिलियत पर शक होगा। कामना चाहती तो नमन का नाम ले सकती थी, पर उसके पास पुख्ता सबूत नहीं थे, और वैसे भी वह खुद इस मसले को ख़त्म करना चाहती थी। पर एक और कारण था, नमन लीडर का बड़ा बेटा था। उसने शिकायत की तो लीडर विश्वनाथ धर्म संकट में फंस जाएंगे। अपने बेटे को इसके लिए सजा दे या फिर अपने बेटे को बचाए, घुमा फिरा कर आंच कामना पर ही गिरती। बाप बेटे में लड़ाई करवाने वाली, ऐसा लोग कहने लगते। लीडर विश्वनाथ मन में बोला, ये लड़की मेरी सोच से ज़्यादा समझदार है। मैं अच्छे से जानता हूँ ये काम नमन का है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सुपारी क्लब को इसकी सुपारी भी दी है। तब भी ये लड़की सब कुछ सहन कर गई। लीडर विश्वनाथ को जलन भी हो रही और कामना पर नाज भी था। काश तुम्हारे अंदर मेरा खून होता, फिर मुझे उन दोनों निकम्मों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अफसोस तुम इस कबीले की अगली लीडर नहीं बनोगी। मेरा खून ही कबीले की लगाम संभालेगा। फिर बिना किसी भाव के कामना से बोला, तुमने देवांश दल के साथ मिलकर वायरस का पता लगाया और दोनों शक्तियों को नुकसान होने से बचाया। आशा करता हूँ तुम जल्दी उस दोषी को सजा दोगी। कामना ने बस अपना सिर हिलाया, फिर सबको एक नज़र देख श्रेष्ठ धरती के साथ कैंप से बाहर चली गई, जिनके पीछे पीछे बाकी सब भी जाने लगे। बस रह गया उस जगह कबीले का चौथा श्रेष्ठ। क्या खबर है? श्रेष्ठ ने गंभीर लहजे में कहा, देवांश दल में कुछ गड़बड़ देखी गई है। उनके दल अचानक आभा मंडल और ज्यादा मजबूत हो गया है। गुप्तचरों से पता चला है दल में कुछ लोग आके रहने लगे हैं। ये राक्षसी शहर के लिए तो नहीं है? लीडर ने सवाल किया। देवांश दल के पास चक्रवर्ती सम्राट की कमी थी, और राक्षसी शहर में बस 5वें चरण के चक्रवर्ती सम्राट के जाने की इजाजत थी। इस वजह से शायद गुरु ने कुछ लोगों को बाहर से बुलाया हो। श्रेष्ठ का नाम कलवा जय था। कलवा जय ने कहा, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, पर मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। आप आदेश दे, हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस नजर रखो। ऐसा कह वह मन में बोला, अब ये लड़का कौन सा खेल रच रहा है। लीडर विश्वनाथ को करण से सावधान रहना पड़ता था। सिर्फ शब्दों से वह उसे हरा चुका था, जब चाल चलने पर आएगा तब क्या होगा। बहरहाल कामना श्रेष्ठ धरती के साथ बाजार में जा रही थी। ये देखने की कुछ कमी तो नहीं रह गई, और तभी उसे नमन की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, नमन उसी के पास आ रहा था अकेला। मुझे लगा था मेरा नाम लेकर शिकायत करोगी। नमन सामने आके खड़ा हो गया, होठों पर कुटिल मुस्कान और चेहरे पर तिरस्कार के साथ। कामना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खटमल को मारने के लिए हाथी को नहीं बुलाते, 2 उंगलियों के बीच में दबाकर उसे मसल देते हैं। नमन की मुस्कान कम हो गई। कामना ने कहा, मैं अब तक सब इसीलिए सहन कर गई चूंकि तुम लीडर के बेटे हो, वरना तुम्हें लाइन पर लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ताकत और पद में इतना ही फर्क है जितना खाए और चोटी में होता है, और इस जगह खाई तुम हो। मेरी बात जहन में स्टोर कर लो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मेरे रास्ते में मत आना। नमन तिलमिला गया, गुस्से में उसका हाथ उठ गया, लेकिन कामना ने उसे हवा में पकड़कर झटक दिया। भूलो मत, मैं छोटी लीडर हूँ, पेशे से वैद्य मास्टर। अगली बार ऐसी गलती की तो लीडर के बेटे हो, यह मैं भूल जाऊंगी। कामना ने उसे धमकी दी। उसकी भी सहन करने की एक सीमा थी। उसे ये भी आभास था इसी में सुपारी क्लब को सुपारी दी होगी, लेकिन इसका उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। बस इस वजह से वह खामोश थी। नमन जो ये सब सुनकर लाल पड़ गया था, उसने दांत पीस लिए। आज तुमने मुझसे इस लहजे में बात करके अच्छा नहीं किया। तुम जिसका खून भी शुद्ध नहीं है, वह मुझे धमका रही है, ये दिन याद रहेगा। नमन पैर पटकता हुआ उस जगह से जा पड़ा। धरती ने चिंता जाहिर की, संभल कर रहना, यह अब कुछ भी कर सकता है। संभल कर उसे रहना होगा। कामना को समझ गया था, इन लोगों से डील करने के लिए उसे सख्त होना ही पड़ेगा, वरना यह मुंह पर उसके थूक कर चले जाएंगे। और वह बस अपना मुंह साफ करती हुई। बहरहाल अलग अलग दल और कबीलों में एक खबर बड़ी शोर से सुनाई दे रही थी, देवांश दल में कुछ तो हुआ है। बहुत सारे लोग उस जगह आ गए हैं। इससे सबके कान खड़े हो गए, खासकर दुश्मनों के अजगर वंश कबीला, काला भालू कबीला, सिंह परिवार। ये तीनों कुछ ज्यादा ही गंभीर थे और बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर उस जगह आ कौन गया है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते उन्हें पुख्ता खबर नहीं मिल पा रही थी। बस इसी एक चीज में वह दोपहर बीत गई। शाम का समय था, भीड़ वापस से उमड़ पड़ी थी, और जैसा कि अनुमान था, दूर दूर तक नजर जाती तो बस भीड़ ही नजर आती, जैसे लोगों का समंदर आ गया हो। रोशनियों से बाजार जगमगा उठा था। बीस्ट के पुतले के आसपास हजारों की संख्या में लोग थे।
चूंकि इसी जगह पर उस बीस्ट के पुतले का दहन होगा और सारे जाने लोग जगह नजर आएंगे। सामने उस जगह के स्टेज बनाया गया था जहां पर कुछ सिंहासन थे। आसमान में रोशनियों से आकृतियां बनाई जा रही थी। बच्चों को बहुत लुभा रही थी। कुल मिलाकर आज सच में ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति की देवी का जश्न बनाया जा रहा हो। उसी दौरान एक खाली रास्ते से भाग के लोग आने लगे। तीर धनुष कबीले और बाकी शक्तियों के लीडर। उनके सम्मान के लिए आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जिनके बाद एंट्री हुई भाग 2 के ताकतवर लोगों की। उनका भी इज्जत के साथ अभिवादन किया गया। सब लीडर अपने अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए, पर इन सबसे पहले उन्होंने देवी की मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाया आशीर्वाद लेने के लिए। अब सबका इंतजार था भाग 4 और देवांश दल के आने का। सबसे ज्यादा ताकतवर लोग वही तो थे। सब उत्साहित थे, खासकर लाडो को अपने गांव वालों के साथ भीड़ का हिस्सा बनी हुई थी। उसकी मां ने उसे गोदी कंधों पर बैठा रखा था ताकि वह अपने लीडर गुरु को देख सके। अंडिस को एक खास तोहफा विश्वनाथ के लिए। सबको लगभग करण के आने का ही इंतजार था। करण था ही इतना पॉपुलर, हर कोई उसकी एक झलक देखना चाहता था। उसके लिए वह सब भीड़ में दबे चले जा रहे थे। उसी दौरान भाग 4 के शक्तिशाली दल भी आने लगे। नील पक्षी बीस्ट कबीला, अजगर वंश कबीला, टैमर कबीला, काला भालू कबीला, उन सब के लीडर उसी रास्ते से आए। उन्होंने भी पहले देवी की मूर्ति के आगे शीश झुकाया, फिर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जिनके कुछ देर बाद देवांश दल के लोग भी आ गए। उनके साथ राजशाही लोमड़ी की लीडर देवसेना भी थी। उनके बगल में करण चल रहा था और उन दोनों पीछे दोनों दलों के खास श्रेष्ठ। जैसे ही करण आया सब उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन सैनिकों ने उन सबको धकेल कर पीछे रखा। चारों तरफ से कोई न कोई करण को आवाजें लगाए जा रहा था। उसका इतना फेम देख काला भालू कबीले और अजगर वंश कबीला कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उनका दिल जल रहा था। उन लोगों ने अपना नाम बनाने के दशकों लगा दिए, और यह पिद्दी सा लड़का जुम्मा जुम्मा इसका दल नहीं बना, और लोग उसके लिए पागल हो गए, मानो इंसान न होकर भगवान हो। बेशक उनको करण का इतना फेम झुलसा रहा था, लेकिन करण के लिए ये सिर दर्द से कम नहीं था। पता नहीं क्यों पर हर बार सॉफ्टलाइट उसके ऊपर पड़ ही जाती थी। ना जाने ऐसा क्यों होता, लेकिन इससे दिक्कत तो उसी को होती थी न। बहरहाल वह अपनी फूट किस्मत पर रो ही रहा था। उसी पल उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, गुरु भैया, मैं हूं, इधर इधर। करण ने अपनी नजरें घुमाई, फिर उसे भीड़ में लाडो नजर आए, जो अपनी मां पर चढ़कर उसकी तरफ हाथ कर रही थी। करण को हल्की हंसी आ गई। ये बच्ची भी न। करण उसके पास आने लगा। देवसेना जो उसी के साथ चल रही थी एकदम से उसे देख रुक गई। सैनिकों ने भी करण को आगे आने का रास्ता दिया। लाडो का चेहरा खिल उठा। करण ने उसके पास आके कहा, फिर से चोट लगवाना चाहती हो तुम? जब लाडो पहली बार करण से मिलने आई थी उस समय उसका अनुभव बहुत ज्यादा बुरा था। भीड़ में दबकर वह लगभग मरने वाले थी। अच्छी किस्मत थी, इस वजह से बच गई। करण ने लाडो को कंधों से उठाया, जमीन पर लाकर बोला, मेरे साथ ही रहो, फिर चोट नहीं लगेगी। जी। लाडो बहुत ज्यादा खुश थी। करण इस समय सुंदर वन जंगल का सबसे पॉपुलर शख्स था। उसने सबके सामने उसे प्यार दिखाया, उसकी चिंता की। ये बहुत बड़ी बात थी। करण ने उसकी मां को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनकी आंखें नम थी। उन्हें लगा था इतने ताकतवर लोगों के आगे वह उन्हें नजरअंदाज कर देगा, लेकिन इस लड़के में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। इस चीज से सब प्रभावित होने लगे। इस जगह पर हर लीडर अपने घमंड में रहता है। छोटे से छोटा लीडर भी आम लोगों को मुंह नहीं लगाता। यहाँ तक कि राजशाही लोमड़ी वंश जो अपने न्याय के लिए जाना जाता है, उनके लोग भी ऐसा नहीं करते। पर ये लीडर सबसे अलग है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लीडर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन लीडर बनकर विनम्र बने रहना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लीडर गुरु बेशक सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन वह सबसे अच्छे लीडर जरूर है। भीड़ में बातें होने लगी और कुछ लोगों ने लाडो के गांव और किस तरह से करण ने उनकी मदद की, ये जानकर सब और भी ज्यादा करण की तरफ होने लगे। अब तक वह बस एक फेमस शख्स था, पर अब वह लोगों की नजरों महान शख्सियत बन गया था। पर करण इन सबसे अनजान था। उसे तो एहसास भी नहीं हुआ उसका इतना छोटा मूव इतनी बड़ी बात बन जाएगी। बहरहाल देवसेना जो बहुत कम मुस्कुराया करती थी, उनके होठों पर भी हल्की मुस्कान थी। बस इस वजह से करण के दुश्मनों की बिल्ली और जल गई, जिन्हें नजरअंदाज करके करण उन सबके पास आ गया। रौबदार दल के लीडर नमन राणा ने हाथ जोड़कर करण का अभिवादन किया। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक। करण ने बस हाथ हिला दिया और उन्हें नजरअंदाज करके थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। नमन राणा बस मजबूरी में मुस्कराने लगे। करण के बगल में अजगर वंश कबीले का लीडर गोंडा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल किया।
सुना है तुम्हारे दल में वायरस फैल गया था, अब सब ठीक है। करण जानता था यह उसे उकसा रहा है। वायरस फैलाने वाला यही कबीला था। तब भी करण ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अक्सर कीचड़ देखकर दूर से निकल जाता था, और यह गोंडा उसके लिए कीचड़ जैसा था। लेकिन गोंडा तो बोलता रहा, बड़ा बुरा हुआ। जिसने भी यह काम किया होगा वह बड़ा निर्दय होगा। काश उसका सबूत तुम्हें मिल जाता, तब तुम उस पर कार्रवाई कर सकते थे। करण ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। किसी को खत्म करने के लिए मुझे सबूत की नहीं, मूड की जरूरत होती है। जिस दिन मूड बना उस दिन मैं नहीं बोलता। लोगों की चीखें बोलती है, उनकी आत्मा अपनी आत्मकथा बताती है। जमीन पर फैला खून अपनी आने की वजह बताता है। ऐसा कह करण ने उसके कंधे को थपथपाया। मैं कीचड़ को तब तक नज़रअंदाज करता हूँ जब तक मेरे कपड़ों पर दाग नहीं लग जाते। तो प्रार्थना करना ऊपर वाले से दाग न लग जाए, क्योंकि दाग बहुत बुरे होते हैं। गोंडा का मुंह देखने लायक था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दिया हो। कुछ पल के बाद तो वह शब्दों से ही डर गया था, लेकिन बाद में उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर भी उसने ये प्रकट नहीं किया, बल्कि करण के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोला, दाग तो बुरे ही होते हैं। गोंडा का बस चलता तो करण का सिर कलम कर देता। करण उस पर ज्यादा भाव नहीं दिया। उसी दौरान लीडर देवसेना ने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। आप सबका इस बाजार में स्वागत है। मैं राजशाही लोमड़ी वंश की लीडर देवसेना आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप इस जश्न से जुड़े और इसे और भी खास कर दिया। प्रकृति की देवी ने सुंदर वन जंगल को ही नहीं बल्कि पूरे सामर्थ ग्रह के लिए भला किया है। उनकी अच्छाई और सच्चाई को हम कभी नहीं भूल सकते, इसीलिए हम उनके सम्मान में इस जश्न का आयोजन करते हैं, जो सफल होता है आप सबके आने से, आपके प्यार से, आपके सम्मान से। सब जोरों से तालियां बजाने लगें। इस जगह शायद ही ऐसा कोई था जो प्रकृति की देवी का सम्मान न करता हो। लीडर देवसेना आगे बोली, हर साल इस बीस्ट का पुतला जलाया जाता है, और यह सम्मान उसको ही मिलता है जो इस बाजार को होस्ट करता है। और इस साल होस्ट करने वाले दो लोग हैं, काला भालू कबीला और देवांश दल, जिन्होंने आपसी दुश्मनी को दरकिनार करके इस बाजार का आयोजन किया। और यही है हमारे सुंदर वन जंगल की खूबसूरती। लीडर देवसेना हर साल इसी तरह से बोलती थी। इस वजह से उन्हें पता था किस तरह से लोगों का उत्साह बढ़ाना है, जिसमें वह कामयाब भी हुई। पूरे सामर्थ ग्रह तक एक संदेश पहुंच गया। आपस में कितने भी झगड़े क्यों ना हो, पर सुंदर वन जंगल अब एक एकता का चेहरा है। हाल इनकी असलियत तो उन्हें भी पता थी। ये सब एक तरह से झूठ ही था, पर राजनीति इसे ही तो कहते थे। देवसेना ने करण और विश्वनाथ को आगे आके कुछ कहने के लिए इशारा किया। जब दोनों आगे आए तब शुरुआत विश्वनाथ की। जैसा कि हमारी सम्मानीय लीडर देवसेना ने कहा, मेरे और लीडर गुरु के बीच काफ़ी सारी अनबन थी, फिर भी हम प्रकृति की देवी का त्योहार साथ में होस्ट करने के लिए मान गए, क्योंकि दुश्मनी से बढ़कर हमारे लिए हमारा सुंदर वन जंगल है, और इस एकता को बनाए रखने के लिए। ऐसा कहते हुए विश्वनाथ ने करण को देखा। इस बीस्ट के पुतले को जलाने का हक लीडर गुरु को देता हूँ। सच में सब थोड़े हैरान हुए। करण भी उसे ही अजीब निगाहों से देख रहा था। यह कोई आम रिचुअल नहीं था, ये ताकत और प्रेस्टीज का मुद्दा था। जो भी उस पुतले को जलाएगा उसका रुतबा सुंदर वन जंगल में और भी ज्यादा बढ़ेगा, खासकर देवांश दल का, जो एक नया दल था। करण को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा यह आदमी सच में ऐसा करना चाहता है, और तभी उसकी नज़र भीड़ पर गई, जो बड़े सम्मान से लीडर विश्वनाथ को देख रहे थे। अच्छा, तो यह अपनी इमेज चमका रहा है, लेकिन क्यों? करण भ्रमित था। वह काफी बार नोटिस कर चुका था, यह आदमी बार बार लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता था, जबकि इसे ऐसा करने की कोई गर्ज नहीं थी। अजगर वंश कबीले के लीडर को देखो, लोगों को जूतों की नोक पर रखता था, समय समय पर यह दिखाता था वह कितना ज्यादा बेरहम है। और एक ये था जो किसी नेता की तरह बनने की कोशिश करता था। सिर्फ करण ही नहीं, बाकी लोग जो विश्वनाथ को बहुत अच्छे से जानते थे, वह सब भी भ्रमित थे, पर वजह सिर के ऊपर से जा रही थी। बहरहाल लीडर विश्वनाथ ने मुस्कराते हुए कहा, देवांश दल के लीडर ने अपनी काबिलियत से सुंदर वन जंगल में अपनी जगह बनाई है, और वह बस 25 साल के हैं। उनका भविष्य सुंदर वन जंगल के लिए तरक्की की सारी सीढ़ियां खोल देगा, और उन्होंने शुरुआत भी कर दी है भाग 2 में ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाने से। इसीलिए पुतला जलाने का हक इस बार लीडर गुरु का है। तालियों से इलाका गूंज उठा। सब विश्वनाथ से बेहद खुश थे। करण एक छोटा बच्चा ही था, ये लोग 1000 साल पर कर चुके थे। अगर ऐसे और लोग करण का साथ दें तो वह सब जल्दी हासिल कर लेगा जो ये लोग 700-800 की उम्र में कर पाए थे। करण ने कुछ देर भीड़ को देखा, फिर बड़ी सी मुस्कान के साथ, लीडर विश्वनाथ ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, अब मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन मैं भी लीडर विश्वनाथ को एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक ऐसा तोहफा जो एक गलती को सुधार सकता है।
काला भालू कबीला इससे बहुत खुश होगा, खासकर मेरे अजीज लीडर विश्वनाथ। विश्वनाथ को कुछ तो बुरा होने के अंदेशा होने लगा। उसकी आंख फड़फड़ा उठी। आप किस तरह का तोहफा देने वाले हैं? तुम खुद देख लो। लीडर विश्वनाथ करण ने सामने आसमान में देखा। बाकी सबकी नज़र भी उसी जगह पर पड़ गई, और तभी उस जगह का आयाम चटकने लगा। एक ऐसी आभा महसूस हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। बोना परिवार का लीडर राजा आंखें फाड़े आगे आया। विश्वनाथ एक कदम पीछे हट गया। असंभव, असंभव। वो जिंदा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह आभा, पर कैसे? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। विश्वनाथ का चेहरा आज पहली बार पिला पड़ता हुआ दिख रहा था। करण यही तो देखना चाहता था। उसी पल उस जगह आयामी दरार नजर आई, जिसमें से एक ताकतवर फिगर निकलता हुआ दिखा, जिसके चारों तरफ खतरनाक आभा मंडल था। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता ही उतर आया हो। लीडर अभिशंकर, प्राचीन बिजली चिल कबीले के लीडर। देवसेना तो देखती ही रह गईं। बाकी सबके भी मुंह खुले हुए थे। सन्नाटा था, चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा लग रहा था लीडर अभिशंकर की एंट्री पर म्यूट बटन दबा दिया हो। अजगर वंश कबीले का लीडर गोंडा भी सकपका गया। ये नीच अब तक जिंदा है, फिर इस विश्वनाथ ने ऐसा क्यों कहा कि इसने सबको खत्म कर दिया? झूठा, झूठा, सबसे बड़ा झूठा। गोंडा को तो यही लग रहा था। अब उसका कबीला टॉप 3 में तो आता है। काला भालू कबीला, रौबदार दल और वो खुद। लेकिन प्राचीन बिजली चिल कबीले के आने से सबकी ताकत पीछे हो जाएगी और उसका कबीला टॉप 3 से निकल जाएगा ऑफिशियली। उसी दौरान करण ने कहा, यह है प्राचीन बिजली चिल कबीले के लीडर, जो सुंदर वन जंगल को बचाने के लिए इस जगह से दूर चले गए थे। लेकिन लीडर विश्वनाथ ने तो कहा था, प्राचीन बिजली चिल कबीला सुंदर वन जंगल को खत्म करना चाहता है, अपने देवता से नज़दीकियों के लिए। भीड़ सवाल करने लगी। कुछ दिनों पहले यही खुलासा तो काला भालू कबीले ने सीना ठीक कर किया था। करण इस वार के लिए तैयार था। उसने लीडर अभिशंकर को हल्की मुस्कान के साथ कहने का इशारा किया। लीडर अभिशंकर ने करण के पास आके एक नज़र विश्वनाथ को देखा, फिर भीड़ को देखकर कहा, लीडर विश्वनाथ ने आप सबसे जो कुछ कहा वह सब कुछ सच था क्या? लीडर अभिशंकर अपनी गलती मान रहे हैं। ये सब करके भी तुम इस जगह वापस कैसे आए? सब लोग एक एक करके लीडर अभिशंकर चिल्लाने लगे। लीडर अभिशंकर ने उन सबको शांत करवाया। उन्होंने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच था, लेकिन अपने नज़रिए से तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। लीडर अभिशंकर ने शांत स्वर में, दरअसल बात यह है कि हमारे कबीले में एक भयावह वायरस फैल गया था। वह बड़ा ही अजीब वायरस था। जो भी हमारे पास आता उसे अजीब अजीब सपने लगते, खुली आंखों से, और वो सपने ऐसे थे जिसमें हम लोगों को मार रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। लीडर विश्वनाथ हमारे कबीले में आए थे, उनको इसका असर हो गया। वह डरकर उस जगह से भाग गए। मैं उनको समझाने के लिए गया, पर उन्हें लगा मैं हमला करने आया हूँ। वह पागल हो गए थे, हवा में तलवार चलाकर चिल्ला रहे थे जैसे उन्होंने कितना ज़्यादा खून बहाया हो, पर वह उस बीमारी के असर में थे। अभिशंकर जब ऐसा कह रहे थे तब वह बड़े ही दुखी नजर आ रहे थे, और लीडर विश्वनाथ अंदर ही अंदर फूंक रहा था। उसे और बाकी लीडर साफ देख पा रहे थे अभिशंकर कोई कहानी बना रहे हैं, बिल्कुल वैसी जैसी लीडर विश्वनाथ ने सुनाई थी प्रतियोगिता वाले दिन। बस अभिशंकर दूसरे नजरिए से पिक्चर साफ कर रहे थे। पहले तो लोगों को लगा अभिशंकर बकवास कर रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ की कहानी से इसे जोड़ो तो दोनों में काफ़ी सामान्यता थी। दोनों के इवेंट सेम थे, एक टाइम लाइन पर थे। इससे उन्हें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। लीडर अभिशंकर को भी असर दिख रहा था। उन्होंने एक्टिंग करना बंद नहीं की। मैं अपने दोस्त की ऐसी हालत देख न सका और अपने कबील को लेकर इस जगह से दूर निकल गया। लीडर विश्वनाथ को लगा उन्होंने मेरे कबीले को अकेले ही खत्म कर दिया है, और यह भ्रम आज भी उनके मन में बसा हुआ है।